नीचे जाओ या भूमिगत तल पर जाओ। ये स्पाइडरमैन का इलाका है। क्या तुम मुझसे मरने के लिए नहीं कह रहे हो? लू जियाकी कांप उठी और जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन मिंग फैन ने रोटी, मिनरल वाटर और तरह तरह के चाकू निकाले। बेशक मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास यहाँ हथियार, खाना और पानी है। सड़क पर निकलने से पहले तुम पर्याप्त खा पी सकते हो। जब तक तुम मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में मदद करोगे, मैं सुई यूटिंग को तुम्हें लौटा दूंगा और तुम्हें इस गलियारे में आराम करने दूंगा। तुम जितना चाहो उतना खाना और मिनरल वाटर पी सकते हो। लू जियाकी की आंखें चमक उठीं। यहाँ भोजन, पानी, हथियार और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी उसके पास वापस आ सकें और कुत्ते की वंश परंपरा सक्रिय हो जाती है। कितना बड़ा खतरा है। देवी को फिर से पाने का यह उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। मैं करूंगी, लू जियाकी चिल्लाई। मिंग फैन लू जियाकी के रवैये से बहुत संतुष्ट था। अग्रिम पंक्ति के सैनिक के साथ काम करना आसान होगा। दूसरे लोगों की ओर रुख करें। मेरी आपसे भी वही गुजारिश है। पर्याप्त भोजन और पानी, हथियार और उपकरण मौजूद हैं, और मेरी गुजारिश है कि मुझे नीचे जाने का रास्ता खोजने में मदद करें। क्या आप में हिम्मत है? शुरू में बाकी लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक आत्मघाती मिशन है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिंग फैन क्या लेकर निकला है, तो वे भी उत्साहित हो गए। पिछले 3-4 दिनों से वे बहुत भूखे थे और पानी भी नहीं था। अंत में उन्हें पेशाब पीना पड़ा। अगर वे कुछ भी न करें तो भी कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाएगी। नीचे उतरना खतरनाक है, लेकिन ये हमेशा जीवित रहने का एक तरीका है। इसके अलावा इतने सारे एक साथ जा रहे हैं। अगर कुछ ना हो तो शायद वे कुछ मकड़ियों को मार दें और इस तरह जाग जाएं। लोग ऐसे ही होते हैं। असाधारण हितों का सामना करते हुए वे हमेशा सोचते हैं कि वे सबसे भाग्यशाली हैं, लेकिन मूल जोखिमों को नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने ये किया है। धिक्कार है। सब लोग एक साथ जा रहे हैं और उनके पास हथियार और साजो सामान है। क्या तुम्हें उन मकड़ियों से डर लगता है? बिल्कुल सही। अगर हम उन्हें मार दें तो हम भी जागृत हो सकते हैं। कुछ लोग जयकारे लगाते रहे और सभी लोग मिंग फैन के प्रस्ताव से सहमत हो गए। सब कुछ वैसा ही था जैसा मिंग फैन ने उम्मीद की थी। तुरंत ही मिनरल वाटर और ब्रेड के 3 डिब्बे जमीन पर फेंक दिए गए और सभी लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े। ये स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। सबके चेहरों पर उत्साह देखकर मिंग फैन के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। मिंग फैन को कुछ ही इंसानी मकड़ियों से नहीं, बल्कि एक विकृत मकड़ी से निपटना है। ये लोग उसके लिए चारा हैं। इसे कचरे के रूप में ही इस्तेमाल करें। खाने पीने और आधे घंटे आराम करने के बाद सभी को ऐसा महसूस होता है जैसे वे फिर से जीवित हो गए हों। धत्तेरे की। मिंग फैन ने कई सारे खंजर और कुल्हाड़ी, साथ ही साथ आर्म गार्ड और सैन्य श्रेणी के गैस मास्क जमीन पर फेंक दिए। सभी लोग आगे आए और अपने लिए उपयुक्त उपकरण चुनने लगे। उसने 1 दर्जन मोबाइल फोन निकाले, अपने सामने खड़े लू जियाकी को हाथ हिलाकर इशारा किया और उससे कहा कि वह इन मोबाइल फोन को सबके गले में लटका दे। मोबाइल फोन पहले से ही इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और उनमें ऑनलाइन वीडियो चालू है, इसलिए मिंग फैन अपने मोबाइल फोन से किसी भी समय उनकी प्रगति देख सकता है। लोगों के इस समूह को इतने जोश के साथ रवाना होते देख मिंग फैन ने भी अपने उपकरण बदल लिए। बंदूक में गोलियां भरी हुई थीं। मेरे प्यारे से नन्हे बच्चे, पापा तुम्हें सैर पर ले जाने आए हैं। एक समूह में 3 लोग हों, आगे, पीछे, बाएं और दाएं पर ध्यान दें और एक दूसरे से बहुत दूर न रहें। हम में से इतने सारे लोग हैं तो हम ठीक रहेंगे। हाँ, हमें साथ मिलकर जिंदा वापस लौटना होगा। सभी लोग चिल्लाते और जयकारे लगाते रहे और लू जियाकी यहाँ नेता बन गया, जो आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी पकड़े हुए आगे आगे चल रहा था। जब वे पहली बार रक्त के धुंध में दाखिल हुए तो वे बहुत घबराए हुए थे, लेकिन आखिरकार वहां लोगों की संख्या काफी थी और कुछ मानव मकड़ियों को मारने के बाद यह उतना डरावना नहीं लगा। इसके अलावा रक्त की धुंध को अवशोषित करने के बाद शरीर मजबूत हो गया और कई लोग अधिक से अधिक साहसी हो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मिंग फैन उनसे 100 मीटर से भी कम दूरी पर पीछे था। उसके हाथ में मौजूद टैबलेट पर सभी के मोबाइल फोन से ली गई तस्वीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। उसके हाथ में मुट्ठी भर काजू भी थे और वह उन्हें बड़े चाव से खा रहा था। दृष्टि में सुधार से मिंग फैन की अंतर्ज्ञान शक्ति और भी तेज हो गई। अब भले ही रक्त की धुंध उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दे, मिंग फैन अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति से रक्त की धुंध की गहराई में छिपी चीजों को महसूस कर सकता था। विकृत मानव मकड़ी अभी तक प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन मिंग फैन को यह आभास हो रहा था कि वह जल्द ही आने वाली है। मिंग फैन हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी जाग जाएगा। पफ। लू जियाकी ने अपने सामने मौजूद मकड़ी को कुल्हाड़ी से मार डाला और उसके शरीर में खून की एक मोटी धुंध सी दौड़ गई। अगले ही पल उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके शरीर में अवर्णनीय ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास असीमित शक्ति हो। फिर उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर असामान्य रूप से हल्का हो गया है और उसकी गति पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक तेज हो गई है। मैं जागृत हो गया हूं और यह गति बढ़ाने की क्षमता है। लू जियाकी बेहद खुश हुआ और फिर उसने पहल करते हुए अपने सामने मौजूद तीनों मकड़ियों की ओर दौड़ लगाई।
तेज रफ्तार से चलने वाली मकड़ी की गति अचानक उसकी आंखों के सामने धीमी हो गई। उसने आसानी से चकमा दिया और 3 कुल्हाड़ियों से उसे मार डाला। लू जियाकी को मकड़ी को खेलते खेलते मारते देख हर कोई ईर्ष्या करने लगा। काश वे जाग पाते। कुछ लोग उदास निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। अगर वे काफी लोगों को जगा सकें तो शायद लौटने के बाद वे मिंग फैन को हरा सकें। उस समय सभी सामान, आश्रय, महिलाएं उनकी निजी संपत्ति बन जाएंगी। ये सोचकर सभी लोग थोड़े उत्साहित हो गए। एक बलवान व्यक्ति ने 2 छोटे भाइयों को गाड़ी में बिठा लिया। भाइयों, क्यों ना हम अलग हो जाएं? मेरा यही मतलब है। लू जियाकी पहले ही जागृत हो चुका है। अगर वह दूसरों का अनुसरण करता है तो मकड़ी मेरे हाथों में कैसे आ सकती है? हाँ, मैं भी जागना चाहता हूँ। अगर मैं टीम का अनुसरण करूंगा तो मुझे सूप की एक घूंट भी नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों के मन में यही विचार है। जब सबसे ताकतवर व्यक्ति ने टीम छोड़ी तो बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। लू जियाकी चिल्लाई, मत जाओ, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सुरक्षित नहीं, इन मकड़ियों से निपटना आसान है। हाँ, सही कहा। क्या आपको इस बात की चिंता है कि हम जाग उठेंगे और आपकी स्थिति को खतरा पहुंचाएंगे? टीम को तितर-बितर होते देख मिंग फैन को गर्व महसूस हुआ। उन्हें पता था कि यही परिणाम होगा और वे यही देखना चाहते थे। उस विकृत मकड़ी ने लोगों के इस समूह को बहुत पहले ही देख लिया होगा। अब इसे कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, मैं भी जाग गया हूँ। मैं भी। अधिकाधिक लोग जागृत हो रहे हैं। कुछ लोगों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है, कुछ की कूदने की क्षमता बढ़ी है और कुछ की दृष्टि में अचानक तेज वृद्धि हुई है और वे रक्त के धुंध के पार भी देख सकते हैं। इससे वे और भी अधिक साहसी हो जाते हैं और धीरे धीरे गहराई में उतरते जाते हैं। मारो, मारो और अधिक मकड़ियों को मारो और अधिक रक्त की धुंध को अवशोषित करो। हे भगवान, ये क्या है? अचानक भूमिगत गैराज में एक तीखी चीख गूंज उठी। ये लाओ झांग का पक्ष है, जाकर देख लो। लाओ झांग, रुको। लेकिन इससे पहले कि लू जियाकी और अन्य लोग दौड़कर वहां पहुंच पाते, दूसरी दिशा से एक चीख सुनाई दी। फिर खून के धुंध में पूरी टीम दहशत से चीख उठी। बूढ़े झाओ को कोई चीज घसीट कर ले गई। मैंने कुछ नहीं देखा। मदद करो, मेरे पैर उलझ गए हैं। यह कोई इंसान मकड़ी नहीं है, यह एक विशालकाय राक्षस है। सब लोग भागो। ... पहली चीख के बाद से वे रुक नहीं सके और बाकी लोग डर के मारे अनजाने में ही पीछे भाग गए। लेकिन खून के धुंध में गहराई तक जाने के बाद दिशा का पता लगाना मुश्किल था और वे सीधे राक्षस की बाहों में जा गिरे। दिशा का अंदाजा न होने के कारण हर कोई सिर कटी मक्खी की तरह भाग रहा था। लेकिन ये राक्षस मानो सबकी स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था और उसने पीछे से छुपकर हमला कर दिया। चीखें और चिल्लाहटें बढ़ती ही गईं। सबके दिलों में भय फैल गया। उसके पीछे कुछ दूरी पर मिंग फैन एक हमक की छत पर बैठा हुआ था और परसेप्शन काजू चबाते हुए खा रहा था। इतना कुरकुरा, इतनी खुशबूदार कि वह खुद को रोक ही नहीं पाया। उसके होंठों के कोने पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। सच कहें तो मिंग फैन का मकसद सिर्फ इस समूह के लोगों का इस्तेमाल करके उस विकृत मानव मकड़ी को बाहर निकालना नहीं था। विकृत मकड़ी में शवों को आपस में जोड़ने की क्षमता होती है, इसलिए मिंग फैन ने चुपके से सभी के मोबाइल फोन के लिए वास्तविक समय की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा चालू कर दी। अब इन शवों को विकृत मकड़ी ने आपस में जोड़ दिया है, चाहे वह पृथ्वी के छोर तक ही क्यों न दौड़ जाए। मिंग फैन स्पष्ट रूप से निर्देशांक ढूंढ सकता है। मेंटिस टिड्डे का पीछा कर रहा है, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके पीछे ओरियोल पक्षी मौजूद है। चैप्टर 72 बचाओ बचाओ। चटक चटक। अंधेरे में विकृत मकड़ी की पीठ पर लगभग 30 सिर थे, जिनमें से प्रत्येक भयावह था। इस समय वह विशालकाय शरीर अपने नीचे 4-5 शवों को दबा रहा था और उसके पीछे दर्जनों सिरों ने अपनी सांप जैसी लंबी गर्दनें फैला रखी थीं और बारी बारी से जमीन पर पड़े शवों को काट रहे थे। शवों का समलन विकास की एक आवश्यकता है, लेकिन विशाल आकार के कारण ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है और ऊर्जा की खपत की भरपाई करनी पड़ती है। फुफकार फुफकार फुफकार। हे। अचानक कुछ महसूस होने पर दर्जनों लोगों ने एक ही दिशा में सिर घुमा लिया। एक खड़खड़ाहट की आवाज हुई और खून की धुंध से कई गोल गोल चीजें उड़कर निकलीं और विकृत मकड़ी के पैरों के पास लुढ़क गईं। विकृत मकड़ी अभी भी असमंजस में थी। क्या बकवास है। अगले ही क्षण एक उच्च विस्फोटक ग्रेनेड फट गया। विकृत मकड़ी दर्द से कराह उठी और उसका आधा शरीर मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी समय भूमिगत गराज में भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पापा आ गए हैं। मिंग फैन खून के धुंध के पीछे से विकृत मानव मकड़ी की ओर दौड़ा। उसके दोनों हाथों में ड्रम मैगजीन से लैस HK-416 असॉल्ट राइफल थी और वह अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। हालांकि रक्त की धुंध ने गोलियों की शक्ति को कम कर दिया था, फिर भी यह मिंग फैन की गोलियों की घनी बौछार का सामना नहीं कर सका और विकृत मानव मकड़ी की अपनी रक्षा भी बहुत अच्छी नहीं थी। हमले को उसी रूप में लिया गया जैसे वह हुआ और शरीर पर लगे सिर एक के बाद एक गुब्बारों की तरह फट गए। खून और मांस हर जगह फैल गया और हिलती हुई जीभ भी गोलियों से कट गई। गर्जन। विकृत मानव मकड़ी ने अंततः देखा कि यह मिंग फैन था और शेष सिर लगभग एक ही समय में मिंग फैन को घूरने लगे और उनकी दर्जनों भूरी पुतलियां लोगों के सिर की त्वचा को सुन्न करने के लिए काफी थीं। बाहर निकली हुई जीभ अजगर की तरह थी और सीधे मिंग फैन की ओर झपटी। लेकिन मिंग फैन वहीं स्थिर खड़ी रही।
अपने आप को देखो। मेंग फैन ने इन सिरों पर लगातार गोलियां बरसाईं और पलक झपकते ही आधे सिर उड़ गए। गोली से हमला करने वाली जीप भी आसानी से कट गई। लेकिन इसी समय मेंग फैन के हाथ में मौजूद बंदूक की गर्जना अचानक बंद हो गई। गोलियां खत्म हो रही हैं। विकृत मकड़ी में अभी भी कुछ बुनियादी मानवीय सोच बची हुई है और वह बंदूकों और गोलियों की अवधारणा को जानती है। वह दहाड़ा और तेजी से मेंग फैन पर झपटा। हर चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, अब मेरे पास गोलियां नहीं बची हैं, छोटे कमीने। मैं तुझे अभी मार डालूंगा। लेकिन अगले ही पल मेंग फैन के हाथ से बंदूक गायब हो गई और उसकी जगह दो बिल्कुल नई असॉल्ट राइफलें आ गईं। अप्रत्याशित रूप से मैंने मैगजीन बदले बिना ही बंदूक बदल दी। विकृत मकड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया और हर चेहरे पर तुम्हें धिक्कार है का भाव दिखाई दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गर्जना करती गोलियां विकृत मकड़ी के मांस में जा घुसी। मांस के रेशे चारों ओर उड़ गए और मस्तिष्क का पदार्थ फट गया। मुझे नहीं पता कि व्यायाम के लिए आप जिन हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से कितने टूटे हुए हैं। विकृत मकड़ी घबराकर पीछे मुड़ी और भाग गई। धिक्कार है, यह इंसान तो वाकई डरावना है। हाथों और पैरों के इस्तेमाल से उत्पन्न हुई तीव्र गति ने उस विकृत मकड़ी को इतनी तेज बना दिया कि यह अकल्पनीय था और वह पलक झपकते ही मेंग फैन की नजरों से ओझल हो गई। लेकिन मेंग फैन पीछा करने में बहुत आलसी था और उसने शांति से टैबलेट निकाल लिया। ऊपर की ओर प्रकाश के कुछ धब्बे पार्किंग स्थल के क्षेत्र ए से तेजी से क्षेत्र बी की ओर भाग रहे हैं। दाईं ओर का यह मार्ग उन्हें रोकने का बिल्कुल सही तरीका है। उसके होंठों के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई दी। बेवकूफ, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैर हैं, लेकिन मेरे पास अत्याधुनिक तकनीक है। मैं तुम्हें मार दूंगा। 10 मिनट बाद वह विकृत मकड़ी मूर्ख बन गई। उसने पाया कि वह चाहे जैसे भी बच निकले, मेंग फैन हमेशा महत्वपूर्ण क्षण में उसके सामने आ जाता था और फिर कुछ उच्च विस्फोटक ग्रेनेडों की मदद से उसका आधा शरीर वजन कम करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। वह जितना दौड़ता था उसका शरीर उतना ही छोटा होता जाता था और उसके सिर उतने ही कम होते जाते थे। जिस परिवार में पहले दर्जनों मुखिया थे, अब उसकी पीठ पर केवल 3 टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े खरबूजे और फटी हुई खजूरें लटकी हुई थीं, जो हवा और बारिश में लहरा रही थीं। उसने चाहे जितना भी दिमाग खपा लिया हो, वह ये पता नहीं लगा सका कि मेंग फैन ने उसे कैसे ढूंढ लिया। धत्तेरी की, क्या मैं स्विफ्ट सटेप से भी तुमसे छुटकारा नहीं पा सकता? ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस दौरान जवाबी हमले के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मेंग फैन ने दूरी को चरम सीमा तक नियंत्रित किया। जीप की आक्रमण दूरी केवल 10 मीटर है, लेकिन मेंग फैन हमेशा इसे 20 मीटर दूर रखता है। आक्रमण की दूरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को उसकी सीमा तक खींच लिया। वह न तो प्रतिद्वंदी को मार सका और न ही भाग सका। वह बहुत निराश था। उसकी पीठ पर बने तीनों चेहरे लगभग आपस में उलझे हुए थे। अंततः उसने अपना मन बना लिया। ये भूमिगत गराज अब और नहीं रह सकता था, इसलिए वह चला गया। आकाश बहुत ऊंचा था और पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे। विकृत मकड़ी बाहरी दुनिया में निकलने के लिए बेताब थी, लेकिन वादे के मुताबिक मेंग फैन विकृत मकड़ी के सामने प्रकट हो गया। क्या यह उचित है? मेंग फैन को यह नहीं पता था कि यह उचित था या नहीं, लेकिन आग बुझाने का काम निश्चित रूप से उचित था। दादा विकृत मकड़ी के चलने फिरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाथ पैर गोलियों से पूरी तरह टूट गए थे और वह सड़े हुए मांस के एक टुकड़े में बदल गई थी जो केवल एक ही जगह पर फड़फड़ा सकती थी। वह धीरे धीरे अंदर आया और 15 मीटर दूर जाकर स्थिर खड़ा हो गया। सिस्टम ने कहा कि विकृत मकड़ी की कमजोरी उसका सिर नहीं, बल्कि शरीर में छिपा हुआ रक्त का स्रोत था। उसने असॉल्ट राइफल निकाली और इंफ्रारेड स्कैन चालू कर दिया। इंफ्रारेड स्कैन में सबसे अधिक तापमान वाले मुख्य भाग को लॉक कर दिया गया। ट्रिगर खींचें। विकृत मकड़ी के सभी अंग टूट चुके थे और वह हिल नहीं पा रही थी। गोलियों की बौछार एक इलाके में फैल गई, मानो किसी ड्रिल मशीन की तरह खून के केंद्र को भेद रही हो। अचानक मौत। इस बार विकृत मकड़ी के शरीर से एक विस्फोट की तरह खून की एक मोटी धुंध निकली और इसकी मात्रा इतनी अधिक थी कि मेंग फैन चौंक गया। अगर वह सैकड़ों मकड़ियों को भी मार डालता तो भी खून की धुंध की मात्रा इस बार जितनी नहीं होती। सिस्टम अपग्रेड की प्रगति पट्टी तेजी से और स्पष्ट रूप से भर रही थी। 35%, 0.45%, 0.75%, 100%। बधाई हो मास्टर, सिस्टम को लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया गया है और आप लेवल 2 अवेकन बन गए हैं। उसके अंगों और हड्डियों में अवर्णनीय शक्ति का संचार हुआ और मेंग फैन ने महसूस किया कि वह बहुत अधिक मजबूत हो गया है। व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा। नाम मेंग फैन। पहचान सिस्टम मास्टर। जागरूकता स्तर स्तर 2। रेटिंग 15 सितारे। शारीरिक क्षमता 13 सितारे। मूल्यांकन 13 सितारे। बंधी हुई देवियां 7। वर्तमान स्थिति स्वस्थ। सक्रिय संबंध लोली और अजीब चाचा। सभी गुण 10 सितारे तक पहुंच गए हैं। ताकत पहले से ही मानवीय सीमा से 3 गुना अधिक है। अब मेंग फैन के लिए कार का दरवाजा अपने हाथों से खोलना बहुत आसान हो गया है। साधारण चाकू और बंदूकें मेंग फैन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सिस्टम लेवल 2 पर अपग्रेड करने के बाद आपके पास कौन कौन से फंक्शन उपलब्ध हैं? मास्टर, एक पल रुकिए, सिस्टम संसाधनों को एकीकृत कर रहा है और व्यापक रूप से अपग्रेड हो रहा है, और मैं बाद में समझाऊंगा।
लेकिन यह निश्चित है कि व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी और इससे स्वामी को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। बढ़ी हुई शक्ति, अधिक पुरस्कार, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। मेंग फैन को कोई जल्दी नहीं है। आखिरकार इस प्रणाली ने हमेशा स्वामी की सेवा करना को अपना मिशन माना है, भले ही ये केवल प्रणाली के अधिकार को बढ़ाने के लिए ही क्यों न हो, यह उन्नयन कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेंग फैन को अचानक कुछ सूझा। सिस्टम, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपसे ऊपर कोई वरिष्ठ अधिकारी है जो आपको प्रतिबंधित कर सकता है। जब मैं आपको अपग्रेड करने में मदद करूंगा तो आप धीरे धीरे उच्च स्तरीय अनुमतियां प्राप्त कर सकेंगे। क्या आपका यही मतलब है? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्षमा करें स्वामी जी, आपका प्रश्न सिस्टम के मूल गुप्त प्रोग्राम से संबंधित है और सिस्टम आपको उत्तर नहीं दे सकता। ओह, कोई बात नहीं, उसने ये कहा, लेकिन मेंग फैन ने इसे चुपके से लिख लिया। थोड़ी सी चिंता है, लेकिन वह जल्द ही नए सिस्टम प्रॉम्प्ट से आकर्षित हो गया। मास्टर को बधाई, आपने दुर्लभ उत्परिवर्ती विकृत मकड़ी को सफलतापूर्वक मार गिराया है। दुर्लभ उत्परिवर्ती को मारने का पहला प्रयास पूरा किया है और पहले प्रयास का पुरस्कार बाद में दिया जाएगा। मेंग फैन के चेहरे पर वही भाव थे जो अपेक्षित थे। जब उसने पहले शेन यानरान को हराया था तो उसे पहले हमले का इनाम मिला था। फिर इस दुर्लभ उत्परिवर्ती को मारने पर पहले हमले का इनाम क्यों नहीं मिलेगा? पुरस्कार की गणना पूरी हुई। प्राप्त पुरस्कार, पावर फ्रूट। यह अनानास जैसा दिखता है और यह भी एक शक्तिशाली फल है। हालांकि इसमें थोड़ा आश्चर्य का अभाव है, लेकिन भला किसे ये नापसंद होगा कि उनके गुण बहुत उच्च स्तर के हैं। लेकिन जब मेंग फैन पावर पाइनएप्पल को बाहर निकाल कर देखने ही वाला था तो उसने अचानक पाया कि वह उसे सिस्टम स्पेस से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकता। सिस्टम में क्या गड़बड़ चल रही है? अचानक सिस्टम ने अलार्म बजा दिया। चैप्टर 73, चेतावनी। चेतावनी, मालिक के पास मौजूद संसाधनों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पावर पाइनएप्पल एक ऐसा संसाधन नहीं है जिसकी मालिक को तत्काल आवश्यकता हो, और व्यवहारिक रूप से इससे मालिक को कोई खास लाभ भी नहीं होता। इसलिए इनाम में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। इनाम के गोदाम की तलाशी ली जा रही है। उचित इनाम मिल गया है और एक विशेष हथियार, जलता हुआ ग्रेनेड प्राप्त कर लिया गया है। इस साइट का डोमेन नाम याद रखें, taiwannovelnetwork2on.com। जलती हुई ग्रेनेड विस्फोट से हजारों डिग्री के उच्च तापमान वाली ज्वाला उत्पन्न होगी जो आसपास के सभी लक्ष्यों को जला देगी। नोट, गुरु भवन से बाहर निकलने ही वाले हैं। बाहर विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तित पौधे, मच्छर और उत्परिवर्तित जीवों के समूह मानव मकड़ियों से कहीं अधिक बड़ा खतरा होंगे। जलता हुआ ग्रेनेड वह उपकरण है जिसकी गुरु को इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। मेंग फैन स्तब्ध रह गया। क्या इस पहले किल के इनाम को उसकी अपनी जरूरतों के अनुसार बदला जा सकता है? वाह, ये तो बहुत ही विचारशील बात है। प्रशिक्षक के प्रशिक्षण के बाद प्रणाली ने अपने पिछले कार्यों की गहन समीक्षा और चिंतन किया है। इसी समय अपग्रेड के बाद मैंने पाया कि मेरा अधिकार बढ़ गया है, इसलिए मैंने मास्टर के लिए पुरस्कारों का आदान प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता की उम्मीद नहीं थी। कृपया निश्चिंत रहें, सिस्टम भविष्य में स्वामी के लिए सर्वोत्तम लाभ सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेगा। मेंग फैन को गहरा सदमा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनजाने में हुई ट्रेनिंग से सिस्टम पूरी तरह से आत्मचिंतन करेगा और फिर से अपग्रेड और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मैंने जो उपन्यास पढ़े हैं उनके बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि यह व्यवस्था या तो इस पर प्रतिबंध लगाती है या उस पर, और इस पर रोक लगाती है या उस पर रोक लगाती है। ये हर मोड़ पर मेजबान को नष्ट करने की धमकी भी देता है। क्या इन घटिया चीजों को सिस्टम भी कहा जा सकता है? ये तो पूरी तरह से आत्महत्या का कार्यक्रम है। मेरी अपनी छोटी राजकुमारी की खुशबू अभी भी बरकरार है। अगर इस आदमी का शरीर इंसानी न होता तो मेंग फैन उसे जमीन पर गिराकर उसके साथ अनैतिक संबंध बनाना चाहता। लेकिन एक उस्ताद होने के नाते उसे अभी भी गंभीर होने का दिखावा करना पड़ता है। 2 बार खांसें। बहुत बढ़िया, मैं आपके प्रयासों को देख सकता हूँ। लगातार मेहनत करते रहो, घमंड मत करो। मैं समझ गया, गुरुजी सिखा रहे हैं। ये सिस्टम वाकई आज्ञाकारी है। मेंग फैन ने पीछे मुड़कर देखा और भूमिगत पार्किंग स्थल का निकास द्वार उसके पीछे था। अब जब वह इतनी दूर आ ही गया है तो बेहतर होगा कि वह बाहर की दुनिया देख ले। उसने अपनी गोलियां दोबारा भरी और अपना गैस मास्क पहन लिया। मेंग फैन सावधानीपूर्वक पार्किंग स्थल के निकास द्वार की ढलान की ओर बढ़ा। तेज बारिश जारी रही और तेज बारिश के बाद तीसरी मंजिल पर फैली खून की धुंध काफी कम हो गई थी। दृश्यता 50 मीटर तक पहुंच गई और इसने मेंग फैन को अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार रक्त के धुंध के अंदर का दृश्य देखने की अनुमति भी दी। महज कुछ ही दिनों में मूल रूप से साधारण सजावटी छोटे पेड़ दर्जनों मीटर ऊंचे हो गए, मानो घने कोहरे के ऊपर विशालकाय पेड़ खड़े हों। पेड़ों की फैली हुई छतरी ने आकाश को ढक रखा था और ऊपर से लटकती घातक हवाई जड़ें हवा में लहरा रही थीं, जो किसी भी समय अकेले यात्रियों पर हमला करने के लिए तैयार थीं। जमीन खरपतवारों से भरी हुई थी और विभिन्न उत्परिवर्तित पौधों की जड़ें डामर की सड़क को चीरते हुए जमीन से बाहर निकल आई थीं। सड़क पर लता जैसी उत्परिवर्तित बेलें भी चढ़ रही थीं। जमीन पर अज्ञात प्रकार के उत्परिवर्तित फूल खूबसूरती से खिल उठे थे और वहां तरह तरह के विशाल चमकीले मशरूम थे जो लगातार पीले या गुलाबी पराग के गोले बिखेर रहे थे जो हवा के साथ उड़ रहे थे।
घने कोहरे की गहराई में कुछ बेहद अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी जानवर की दहाड़ और एक अजीब लंबी हंसी जो डरावनी थी। पलक झपकते ही मेंग फैन ने खून के कोहरे की गहराई में कई काली परछाइयों को तेज गति से उड़ते हुए देखा और युद्ध की गर्जना शुरू हो गई, लेकिन अचानक एक चीख के साथ वह रुक गई। अंतर्दृष्टि की आंख उन चीजों के मूल को भी नहीं देख सकी। अचानक हरे तांबे की घंटी जैसी आंखों की एक जोड़ी ने मेंग फैन के स्थान पर नजर डाली और लंबे समय तक संदेहपूर्ण अवलोकन के बाद वे धीरे धीरे रक्त के कोहरे में गायब हो गईं। छायादार कोने में मेंग फैन गंभीर दिख रही थी। जिस क्षण उसे घूरा गया उसे हल्का सा कंपन महसूस हुआ, लेकिन सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और छाया में छिप गया। ये प्राणी स्वयं से होने वाले खतरे को भी महसूस कर सकता है। एक लेवल 2 अवेकना। बिल्कुल, खून के धुंध छाने के बाद की बाहरी दुनिया ऐसी ही दिखती है। ये रक्त कोहरे से उत्पन्न प्रलय का असली चेहरा भी है। बाहरी दुनिया की तुलना में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह इमारत धरती पर स्वर्ग है। पार्किंग स्थल के आसपास कुछ कैमरे लगाए गए थे। धीरे धीरे भूमिगत पार्किंग स्थल की ओर लौट गया। प्रस्थान करने से पहले कुछ तैयारियां करनी होंगी। घर पहुंचते ही मुझे कई महिलाओं की आवाजें सुनाई दी। यूटिंग, इसे वहां रख दो। अध्ययन कक्ष की सफाई करो। किचन साफ करो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। चेन याओ और टोंग लू के आदेशानुसार सुई यूटिंग इधर उधर भागती दौड़ती और व्यस्त रहती थी, लेकिन इसका प्रभाव भी स्पष्ट था। पूरा घर एकदम नया था। ये बहुत साफ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये सब तुम्हारी वजह से है। चेन याओ ने गुस्से से मेंग फैन को घूर कर देखा। कुछ दिन पहले वह सफाई करना चाहती थी, लेकिन मेंग फैन या तो उससे हर दिन लड़ रही होती थी या उससे लड़ने की तैयारी कर रही होती थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रही थी। अब आखिरकार मेरे पास समय है। हे, भविष्य में जब और लोग होंगे तो तुम्हारे पास और भी खाली समय होगा, नन्हे बच्चे। टोंग लू खाना पकाने के लिए जिम्मेदार थी और मेंग फैन ने चेन याओ से ज्वलनशील ग्रेनेडों को नष्ट करने और 10,000 लौटाने के लिए कहा। इन चीजों की मदद से मेंग फैन रिहायशी इमारत या यहां तक कि फेंगुआ समुदाय से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने स्वादवर्धक काजू से भरा एक बड़ा कटोरा निकाला और कहा, ये लो तुम्हारा नाश्ता। वाह, काजू, मुझे काजू सबसे ज्यादा पसंद हैं। मेंग फैन को स्वादवर्धक काजू से भरा एक बड़ा कटोरा निकालते देख चेन याओ और टोंग लू बहुत खुश हुए। ड्रामा और वैरायटी शो देखते समय मेरे पसंदीदा स्नैक्स सभी प्रकार के मेवे होते हैं। अब मैं सीधे काजू से छुटकारा पा सकती हूँ। सुई यूटिंग ईर्ष्या से भरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि अब वह सिर्फ एक पालतू जानवर है और अपने मालिक के समान व्यवहार की हकदार नहीं है। टेबल पहुंचने के लिए मुड़ते ही उसने देखा कि चेन याओ मुट्ठी भर काजू उठाकर अपने हाथों में भर रही है। हम सब अच्छी बहनें हैं, जो हमारा है वो तुम्हारा है। सुई यूटिंग खुश हो गई, लेकिन मैं इसे खा लो, मैं भी मेजबान हूँ और तुम्हारे पति को तुम्हें कुछ देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना पतिदेव? हाँ, मेंग फैन की सहज गुनगुनाहट सुनकर सुई यूटिंग की आंखों में आंसू आ गए। वाह, मालकिन उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है। और वह गुरु, जो देखने में दबंग और अहंकारी लगता है, लेकिन वास्तव में कोमल हृदय का है। मैंने सचमुच गलत व्यक्ति का अनुसरण नहीं किया। ये भविष्य में मेरा खुशहाल घर होगा। मेंग फैन चेन याओ के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट है। वह घर में बदनाम है और उसे सबसे बड़ी पत्नी होने के नाते साफ चेहरा बनकर सामने आना चाहिए, ताकि हरम में सामंजस्य बना रहे। इसी दौरान सिस्टम ने अचानक एक रिमाइंडर जारी किया। सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया है। कोर प्रोग्राम देवी 10,000 गुना वापसी का अपग्रेड पूरा हो गया है और ये 100,000 गुना वापसी में अपग्रेड हो गया है। चैप्टर 74, जियांग शिन्या, बेबी, तुम अभी भी जिंदा हो। मेंग फैन बेहद खुश थी। कोई संपर्क नहीं हो पाया था और मेंग फैन को लगा कि उसके साथ कुछ हो गया है। तुम तो जंगली गाय हो, फिर भी तुम्हारे अंदर अभी भी अंतरात्मा है। जियांग शिन्या ने जीभ बाहर निकालते हुए गर्व का भाव दिखाया। आखिरकार ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने उस दिन मुझे याद न दिलाया होता तो शायद मैं बाहर ही मर गया होता। अब तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, एक ऊंची इमारत में छिपा हुआ हूँ। क्या तुम मेरे प्रेसिडेंशियल सूट में छिपे हो? क्या वो घटिया प्रेसिडेंशियल सूट जाने लायक है? मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ हूँ, वो तुमसे ज्यादा सुरक्षित है। तुम झूठ बोल रहे हो। जब वापसी का समय आएगा तब तुम्हें अपने कब्जे में लेना मेरे लिए बेहतर होगा। क्या तुम इस माहौल में बाहर जा सकते हो? बस शेखी बघारो और सावधान रहना, कहीं खुद को मार न डालो। कुछ देर का विराम रहा। क्या ये सुविधाजनक रहेगा? चलिए वीडियो चेक करते हैं। आपकी याद आ रही है? इन 4 शब्दों को देखकर मेंग फैन को थोड़ी खुजली महसूस हुई। बेबी जियांग शिन्या चंचल, शरारती और प्यारी है और उसकी पसंद अन्य महिलाओं से अलग है। ये वाकई अजीब है। अच्छा, वीडियो कनेक्ट हो गया है। पूरा कमरा बेहद आलीशान ढंग से सजाया गया है और इसे भव्य कहना भी कम होगा। बस एक ही अजीब बात है कि यहाँ कहीं भी खिड़कियां नजर नहीं आती। जियांग शिन्या ने शायद अभी अभी नहाया था और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके गीले लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। इस कोण से वह अपने बर्फ जैसे सफेद बाथरोब के कॉलर से अंदर का खूबसूरत नजारा देख सकती थी। मेंग फैन ने तुरंत निगल लिया। पिछले कुछ दिनों में जियांग शिन्या काफी बड़ी हो गई है। जियांग शिन्या भी स्तब्ध रह गई।
मेंग फैन कसरत करते समय सिर्फ शॉर्ट्स पहनता है और पसीने से भीगी उसकी मांसपेशियां चमक रही थीं। हीरमेंग की आभा से प्रभावित होकर जियांग शिन्या दंग रह गई। उसकी निगाहें सीधे पसीने की एक बूंद पर टिकी हुई थीं, जो मेंग फैन के सुंदर गाल से फिसलकर उसकी उभरी हुई गर्दन की मांसपेशियों के बीच की खाई में बह रही थी। पहले ये छाती पर गिरा, फिर पेट की मांसपेशियों पर और अंत में स्पोर्ट्स शॉर्ट्स के किनारे पर गिरकर पैंट में गहराई तक भीग गया। गुडू, जियांग शिन्या की आंखों में अब केवल गायब होता हुआ पसीना ही बचा था। क्या यह आपका आदमी है? उस दिन वह इतनी नशे में थी कि उसे केवल मेंग फैन का सुंदर चेहरा ही याद था। अप्रत्याशित रूप से इतने सुंदर चेहरे के साथ इतना आकर्षक शरीर देखने को मिलता है। धिक्कार है, वह इस तरह से कैसे भड़क सकता है? क्या उस दिन यह ऑफ रोड वाहन मेरे ऊपर से गुजर रहा था? इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। अनजाने में लार टपकना, आपका फिगर तो बेहद आकर्षक है। ये बुरा नहीं है, तुम्हारा वाला भी बहुत विस्फोटक है। मेंग फैन ने कुछ ऐसा कह दिया जो अनुचित प्रतीत हुआ। जियांग शिन्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसका कॉलर खुला हुआ है। लेकिन उसने इसे छुपाया नहीं। इसके बजाय वह उठ बैठी, अपनी छाती सीधी की और उसे सहलाते हुए बोली, कैसी हो? क्या तुम्हें उनकी याद आती है? हे भगवान, क्या तुम सिर्फ इसलिए आग से खेल रहे हो क्योंकि मैं बच नहीं सकता? बड़ा भाई तो इसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दूसरा भाई नहीं। अगर उतार सकते हो तो उतार दो, मेंग फानहाओ ने जवाब दिया। लेकिन जियांग शिन्या ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना बाथरोब ऊपर उठा लिया। मैं इसे उतार रही हूं, क्या तुम मेरा पीछा करने की हिम्मत करोगे? हे भगवान, मेंग फैन ने मुझे सीधे तौर पर बताया। नीमा, क्या तुम सच में गंभीर हो? बाद में मुझे उस लड़की के व्यवस्थित मूल्यांकन की याद आई। वह अजीब और लीक से हटकर थी। इसका अनुमान सामान्य ज्ञान के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। जियांग शिन्या ने लापरवाही से अपना बाथरोब बिस्तर के किनारे फेंक दिया, कमरे में मौजूद शराब की अलमारी की ओर मुड़ी, एक महंगी लाल शराब की बोतल निकाली और अपने लिए एक गिलास भर लिया। मेंग फैन की खूबसूरत पीठ और सुडौल काया देखकर मेंग फैन के खून में उबाल आ गया। लेकिन उसके कानों में केवल जियांग शिन्या की शरारती मुस्कान ही गूंज रही थी। अगर कोई संवेदनशील है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब आप मुझे बेबी कहकर नहीं बुला सकते। आपको मुझे सिस्टर कहकर बुलाना होगा। पर निर्भर, मेंग फैन तुरंत क्रोधित हो गया। मैं जियांग शिन्या से लगभग 10 साल बड़ी हूं, तो क्या मैं उसे बहन कहूं? ये कितना अनुचित है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले नहीं देखा है। वैसे भी, जिस तरह से तुम इसे देख रहे हो, उससे साफ है कि तुमने खुद इसके बारे में सोचा होगा। फुफकार, मुंह भर लाल शराब मुंह से बाहर निकल गई। आप इस बारे में गंभीर हैं? जियांग शिन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तेजी से निगलते हुए, उसे अतीत में बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, लेकिन मेंग फैन ने उस दिन अत्यंत शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करके जियांग शिन्या के ज्ञान का विस्तार किया। उस दिन वहां से जाने के बाद से मैं इसे भूल नहीं पाया हूं। अगर परिस्थितियां अनुकूल न होती, तो जियांग शिन्या इस समय मेंग फैन की बाहों में उड़कर जाना चाहती। असल में, मैं आज अपने छोटे बेटे को चिढ़ाने के लिए ही आई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। अंततः, मैं ही वह व्यक्ति था जो इसे सहन नहीं कर सका। इसी समय, अचानक जियांग शिन्या के पीछे वाले दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और एक और लड़की के दरवाजे का ताला घुमाने की आवाज सुनाई दी। काबा काबा, शिन्या, तुम अंदर क्यों छिपी हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? जल्दी से मेरे लिए दरवाजा खोलो। जियांग शिन्या इतनी डर गई कि उसने फोन काट दिया और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। उसने जल्दी से उसे रजाई से ढक दिया और फिर हड़बड़ी में मुड़कर दरवाजा खोला। शिन्या, तुम चुपके से कपड़े धोते धोते यहाँ आ गई और मुझसे एक शब्द भी नहीं बोली। जब तुम दरवाजा बंद कर लेते हो तो अंदर क्यों छिप जाते हो? जियांग शिन्या की ही उम्र की एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला और सावधानी से चारों ओर देखा, मानो वह किसी को बलात्कार करते हुए पकड़ रही हो। यह अजीब है, मैंने अभी कुछ और सुना। बिल्कुल नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? तो फिर तुमने दरवाजा बंद करके अंदर नग्न क्यों हो गए? जियांग शिन्या शर्मिंदा दिखी और मेज पर रखी बोतल को यूं ही उठा लिया। मैं बस एसेंशियल ऑयल लगाने जा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ छिपा नहीं सकती। मैंने अनजाने में ही अपना चेहरा छुआ और पता चला कि वह गर्म और पसीने से तर था। पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं था। इस छोटे से आदमी की खुद पर गुस्सा करने की हिम्मत करने के लिए ये सब उसी की गलती है। हीरमिंग के बारे में सोचते ही, जिसने अभी अभी उसके चेहरे पर वार किया था, जियांग शिन्या का छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके शरीर में रक्त प्रवाह तेज हो गया। उस रात उन दोनों ने बस बिस्तर के पास रखा एक हल्का सा लैंप जलाया और वे इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस इतना पता था कि वे झूले पर बैठे हैं। मैंने इसे पहली बार स्पष्ट रूप से देखा है। हे भगवान, मैंने उस दिन कैसा प्रदर्शन किया, और इसी तरह आगे भी। जब जियांग शिन्या परेशान थी, तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। मुझे एसेंशियल ऑयल लगाने की जरूरत है, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लड़की ने चालाक मुस्कान दिखाई और जियांग शिन्या के सामने मौजूद दो सफेद खरगोशों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक हुए हमले से जियांग शिन्या का पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा और उसने झट से लड़की का छोटा हाथ झटक कर हटा दिया। लड़की चौंक गई।
तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अभी तक जोर से दबाया नहीं है। जियांग शिन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेंग फैन ने अभी जो आग जलाई थी वह अभी तक बुझी नहीं है, तुमने क्या छुआ? उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को सीधे तौर पर बताने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने जल्दी से लड़की का हाथ झटक दिया। अरे छोटे कमीने, अपने गंदे हाथ हटाओ, तुम बस मेरा फायदा उठा रहे हो। हे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपको भी इसे छूने दूंगा। आप कितने प्रतिभाशाली हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? मैं अपने आत्मज्ञान के बाद से बहुत बदल गया हूँ, ठीक है? वैसे भी, अगर तुम दोबारा जाग गए तो यह मेरे जितना शक्तिशाली नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे 2 साल ज्यादा जी चुके हो और तुम दूसरों को धमकाते हो। हे, मैंने अभी तुम्हें क्यों तंग किया? तो मैं तुम्हें चुटकी काटूंगा। 2 सुंदरियों के बीच बिस्तर पर हाथापाई हुई। जल्द ही दोनों एक दूसरे पर एसेंशियल ऑयल लगाने लगे। धीरे धीरे विभिन्न ध्वनियां कानों को सुहावनी लगने लगी। आज आपका तापमान इतना अधिक क्यों है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कृपया नरमी से पेश आइए। मैंने अभी अभी स्नान किया है और मुझे पूरे शरीर में बहुत गर्मी लग रही है। मैं समझ गया, तुम यहाँ छुपकर खिलौनों से नहीं खेल रहे हो। चलो, मुझे दिखाओ कि तुमने खिलौने कहाँ छिपाए हैं। यहाँ कोई खिलौने नहीं हैं। दोनों महिलाएं एक दूसरे को चिढ़ाती रहीं, लेकिन फोन के दूसरी तरफ मौजूद मेंग फैन असमंजस में थी। फोन रखने के समय जियांग शिन्या को ठीक से दिखाई नहीं दिया। जल्दबाजी में उसने हैंग अप बटन दबाना भूल गई। उसने फोन को बिस्तर पर फेंक दिया और उसे रजाई से ढक दिया। वीडियो चलता रहता है, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह से काली है। आवाज थोड़ी विकृत थी, लेकिन इससे मेंग फैन को इसे स्पष्ट रूप से सुनने में कोई बाधा नहीं हुई। तुम जियांग शिन्या, मेरे सामने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बात कर रही हो, है ना? कितनी बेशर्मी है। नहीं, क्या ये जानबूझकर किया गया है? क्या आप अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने का अवसर लेना चाहते हैं? इससे पहले कि मेंग फैन कुछ सोच पाता, उसके सामने का अंधेरा अचानक प्रकाश में बदल गया। मेरे मन में किसी ने फोन से रजाई हटा दी, जिससे बर्फ जैसी सफेद छत दिखाई दी। इसके अलावा इसके 4 लंबे बर्फ जैसे सफेद पैर भी हैं। वीडियो के सामने नाजुक टखने इस तरह उलझे हुए हैं मानो भीड़ की चर्बी से बने सफेद जेड पत्थर की तरह सुंदर हों। कंपन से मेंग फैन घबरा गया और वह सचमुच उन्हें अपने हाथों में पकड़ना चाहता था। अगले ही पल जियांग शिन्या चीख पड़ी। शिन्या, तुम्हें क्या हुआ है? शौचालय जाओ। अचानक कैमरा बुरी तरह हिल गया, जिससे जियांग शिन्या का डरा हुआ सुंदर चेहरा दिखाई दिया और पृष्ठभूमि बाथरूम में बदल गई। तुमने फोन क्यों नहीं काटा? जियांग शिन्या ने हैरानी से मेंग फैन की तरफ देखा, अपना फोन ढांकते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने सब कुछ नहीं सुना? मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि तुम दिन ब दिन और तेज चिल्ला रहे हो। क्या तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता था? मुझे लगा कि मैं अभी अभी मर गया था, तो आपने मुझे 10 मिनट से अधिक समय तक अपना ऑडियो प्रसारण सुनने के लिए मजबूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... फायदा उठाने वाले तो आप नहीं हैं। मेंग फैन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, वैसे तुम्हारी सहेली की आवाज बहुत अच्छी है ना वो खूबसूरत? क्यों ना तुम चुपके से एक फोटो खींचकर मुझे दिखा दो। मर जाओ, क्या तुम अब भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त का फायदा उठाना चाहते हो? वह नग्न है। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मुझे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या आप इसे बिना नग्न हुए देख सकते हैं? अरे, तुम तो बड़े बुरे हो। जैसा कि उम्मीद थी, मर्द सिर्फ कटोरे से खाते हैं और बर्तन में जो है उसे देखते हैं। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं होता। ऐसा किसने कहा? मुझे तो बस लगता है कि सिर्फ मुझ पर निर्भर रहना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और मैं आप पर से कुछ दबाव कम करना चाहता हूँ। भाड़ में जाओ, तुम मर क्यों नहीं जाते? कुछ कोमल शब्दों के बाद जियांग शिन्या ने अनिच्छा से कहा, मैं सचमुच फोन रखना चाहती हूँ। यह मेरा निजी मोबाइल नंबर है। अब से मैं इसी नंबर से आपसे संपर्क करूंगी। मैंने आपको जो नंबर पहले दिया था उस पर नजर रखी जा रही थी, इसलिए उस फोन का इस्तेमाल न करें। गलत नंबर डायल न करने का ध्यान रखें। फोन कट गया और मेंग फैन के होंठों के कोने गर्व से ऊपर उठ गए। ऐसा लगता है कि शियाओ निजी ने खुद से झूठ नहीं बोला। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ सुरक्षित है। अन्यथा आपके पास आवश्यक तेलों की देखभाल करने का समय नहीं होगा। अमीर लोग। लेकिन जियांग शिन्या की सबसे अच्छी दोस्त की आवाज सुनकर मेंग फैन को लगा कि यह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चैप्टर 75। कौन कौन आ रहा है? ये जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल मेरे पास उस बारे में सोचने की ऊर्जा नहीं है। बिस्तर पर नग्न अवस्था में लिपटी 2 छोटी लोलिता लड़कियों के प्रसिद्ध दृश्य के बारे में सोचते हुए, जो एक दूसरे से खेल रही थी और एसेंशियल ऑयल मल रही थी, अभी अभी भड़की आग और भी तेज हो गई। लोग भड़कने ही वाले हैं। अरे, मेरा शरीर मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम मेरे साथ हर दिन ऐसा करोगे तो मैं शारीरिक रूप से तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मानसिक रूप से यह मेरे लिए बहुत ज्यादा होगा। मेंग फैन ने निराशा में अपना सिर हिलाया और अपना मोबाइल फोन निकाला। चेन याओ, जिम आओ। क्या बात है पतिदेव, मैं लुलू और शियाओटिंग के साथ घर की सफाई कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ अत्यावश्यक बात करनी है, तो मैं अभी आता हूँ। अज्ञानी चेन याओ जिम में दाखिल हुआ।
मैं असमंजस में था और समझ भी गया था। मुझे यह नहीं चाहिए पतिदेव, आप बुरे आदमी हैं। आप यहाँ हैं, चलिए पहले आपके पति के लिए एक स्पिन करते हैं। वो इससे छेड़छाड़ मत करो। दूसरी ओर जियांग शिन्या को खूब पसीना आ रहा था जब उसने फोन रख दिया। यह इतना खतरनाक था कि मैं लगभग गिरोह के साथ विश्वासघात करने ही वाला था। अगर फेफेई को मेरे बारे में पता चल गया तो ये बहुत बुरा होगा। जियांग शिन्या ने दरवाजा खोलने से पहले चुपके से अपना सेलफोन बाथरूम की अलमारी में छिपा दिया। दरवाजे पर खड़ी लड़की ने अपने हाथ बांध रखे थे और उसके चेहरे पर संदेह का भाव था। अगर मिंग फैन यहाँ होता तो उसे बहुत हैरानी होती, क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि बाई फीफी है, जिसे उसने $2 अरब खर्च करके अपने वश में कर लिया। शिन्या, तुम आज बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो। मुझसे क्या छुपा रही हो? बाई फीफी ने उसे ध्यान से देखा। अरे, तुम इतने शंकालु क्यों हो? मुझे तो अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे रिश्तेदार यहाँ हैं। मैं बस देखने गई थी। अब लेट जाओ, मैं इसे मलने में तुम्हारी मदद करूंगा। जियांग शिन्या ने तुरंत विषय बदल दिया। बाई फीफी ने ज्यादा सोचा नहीं, एसेंशियल ऑयल की मेज पर लेटी हुई जियांग शिन्या की सेवा का आनंद लेते हुए उसने अचानक कहा, शिन्या, किसी को पसंद करने के बारे में तुम कैसा महसूस करती हो? वाह, शियाओनिजी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बताओ कौन है? नहीं, क्या आप पिछले कुछ दिनों में किसी और से मिलने बाहर नहीं गए हैं? क्या ऐसा पहले हुआ होगा? या क्या आपको अपने किसी बॉडीगार्ड पर क्रश है? वाह वाह वाह, फेफेई, तुम कर सकती हो वर्जित प्रेम। तुम्हारे पिता तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। जियांग शिन्या की चौड़ी हो चुकी आंखों में गपशप की आग भड़क रही थी और यहाँ तक कि उसके रगड़ने की हरकतें भी थोड़ी अधिक तीव्र हो गई थीं। लगातार आ रही इस जानकारी से बाई फीफी ने अपनी आंखें घुमा लीं। तुम ही हो जिसे अंगरक्षक पसंद हैं। वो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे चूहा बिल्ली को देखता है। उनकी तो सीधी नजर से देखने की भी हिम्मत नहीं होती। भला मैं ऐसे काय को कैसे पसंद कर सकती हूँ? मेरी बाई फीफी का प्रेमी जरूर कोई ऐसा आदमी होगा जो प्रलय में सबको मार डालेगा। केवल एक मूर्ख ही ऐसे सुंदर लड़के को पसंद करेगा। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? बस पूछना चाहता था। बाई फीफी के चेहरे पर कुछ गड़बड़ देखकर जियांग शिन्या ने गंभीरता से कहना शुरू किया, ठीक है, अब बखेड़ा खड़ा करना बंद करो। बताओ तुम्हें कौन पसंद है? ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे बस लगता है कि वह खास है। आप ये भी जानते हैं कि मैं डूम्सडे गेम का एक अनुभवी खिलाड़ी हूँ और वह मुझसे बेहतर है। मैंने इस शरणस्थल को बनवाने के लिए एक पेशेवर डिजाइनर को बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन उसने केवल एक संक्षिप्त दौरे के बाद ही कई समस्याओं की और इशारा किया। अगर उनका मार्गदर्शन न होता तो शायद हम इस खून से लथपथ धुंध के पहले दिन जीवित न रह पाते। साथ ही उन्हें कारों के बारे में काफी जानकारी है और उन्होंने कई सुझाव भी दिए। इसके अलावा उन्होंने एक प्रलयकालीन आश्रय भी बनाया था। जब बातचीत शुरू हुई तो बाई फीफी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बातचीत के दौरान जियांग शिन्या ने एक बार फिर बाई फीफी की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारे होंठों के कोने तो एके से भी ज्यादा कसकर दब रहे हैं और तुमने कहा था कि तुम्हें वह पसंद नहीं है। बाई फीफी ने अपना सुंदर लाल चेहरा ऊपर उठाया, क्या मैंने तुम्हें अभी तक बताया है? लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब था जब तुमने मुझे अपना आलीशान घर दिखाया था और तुमने मुझसे झूठ बोला था। ओह, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हम दोनों यहाँ हैं, कृपया मुझे बताएं कि वह कौन है। बाई फीफी जियांग शिन्या के गहन प्रश्नों को सहन नहीं कर सकी और अंततः उसने उस दिन उनकी मुलाकात की पूरी कहानी बता दी। वाह, मैंने तुम्हें जीतने के लिए 2 अरब खर्च कर दिए, लेकिन अंत में मैंने तुमसे सिर्फ एक कार खरीदी। क्या यह आदमी बेवकूफ है? जियांग शिन्या को धोखा दिया गया था। यहाँ तक कि उनकी समृद्ध दूसरी पीढ़ी के दायरे में भी कोई इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं करता। केवल एक ही संभावना है। मेरा यकीन मानिए, वह जानबूझकर नखरे दिखा रहा है। जरा सोचिए, वह एक बेहद अमीर व्यक्ति है जो मुफ्त में अरबों कमा सकता है और वह प्रलय के खेल का एक अनुभवी खिलाड़ी भी है। उसके पास अपनी खुद की प्रलय वाली कार नहीं है और वह इसे खरीदने के लिए आपके पास आता है। ये सिर्फ आपको लुभाने के लिए है। मैं आपको एक विचार देकर जा रहा हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उससे फ्लर्ट करने की पहल करें। अगर आप पहल करेंगे तो आप मूर्ख बन जाएंगे। ये सुनकर बाई फीफी चिंतित हो गई। उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। अरे, लेकिन मैंने तो उसे संदेश भेजने की पहल पहले ही कर दी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ओ शिन्या, यू मस्ट हेल्प मी। जियांग शिन्या ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पहली बार इस रूप में देखा था। बाई फीफी आमतौर पर निडर थी, यहाँ तक कि उसके पिता ने उसका क्रेडिट कार्ड भी बंद कर दिया था, लेकिन वे बाई फीफी को झुका नहीं सके। अब वह एक पुरुष के लिए सचमुच घबराई हुई लग रही थी। वाह, कितना मजेदार, यह आदमी जरूर असाधारण होगा। जियांग शिन्या को तुरंत ही उस आदमी में बहुत दिलचस्पी हो गई और उसने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। यह आसान नहीं है, मेरे पास एक तरीका है। आप मुझे उसकी संपर्क जानकारी दे दीजिए और मैं एक अजनबी महिला होने का नाटक करके पता लगाऊंगी कि उसे क्या कहना है। अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो वो मुझसे दूरी बनाए रखेगी, लेकिन अगर वो मुझे देखते ही मेरे साथ फ्लर्ट करने लगे तो वो एकदम घटिया इंसान है। तुम्हें उसके बारे में सोचना जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए।
बाई फीफी ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल फोन निकाला और कहा, यह उसका नंबर है। लेकिन जियांग शिन्या आत्मविश्वास से भरी हुई थी, फोन पर बात करना उबाऊ होता है। आप मेरे फोन नंबर का इस्तेमाल करके सीधे उसे वीचैट पर दोस्त बना सकते हैं और हम वीडियो चैट शुरू कर देंगे। मैं उसके हर हाव भाव को साफ साफ देख सकती हूँ। मर जा, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि वह किस तरह का आकर्षक लड़का है जो मेरी फीफी को इस तरह मोहित कर सकता है। इसे जोर दिया गया है, उसे इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। जियांग शिन्या ने तो एक तंग फिटिंग वाली टी शर्ट भी पहन ली, जिससे उसकी आंखें और भी भयावह रूप से खींची हुई लग रही थी। मैं, जियांग शिन्या, हर तरह के बदमाशों का इलाज करने में माहिर हूँ। देखो मैं उसे कैसे मारती हूँ। एक पल पहले वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसने फोन देखा और मौके पर ही सदमे से गिर पड़ा। ये नंबर, क्या यह मेंग फैन का नहीं है? क्या बाई फीफी को अपने छिपे हुए छोटे प्रेमी पर क्रश है? क्या चल रहा है? लेकिन बाई फीफी ने वीडियो पहले ही टाइप कर लिया था। इसी क्षण जियांग शिन्या का गुस्सा फूट पड़ा। बाई फीफी, 1 मिनट रुकें, ये भयानक है, चलो अपने बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। दूसरी ओर मेंग फैन जिम में चेन याओ के साथ फिटनेस एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन चेन याओ की तबीयत खराब थी और कुछ ही समय में उसे बहुत पसीना आने लगा था। केवल मेंग फैन ही ऊर्जा से भरपूर था। ओह ओह ओह, पतिदेव, आप तो बुरे आदमी हैं, मुझे जाने दो। चेन याओ ने गिड़गिड़ाते हुए नखरे दिखाए और नखरे करने लगी। बिल्कुल नहीं, मेंग फैन अपने पिछले अनुभव के दौरान केवल लेवल 1 अवेकना था, लेकिन अब जब वह लेवल 2 पर पहुंच गया है तो उसकी ताकत और गति लगभग दोगुनी हो गई है। सीधे शब्दों में कहें, अतीत की तुलना में इस समय में मेंग फैन अतुलनीय है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेंग फैन को ताजगी महसूस हो रही थी और वह अपनी पूरी ताकत लगाने ही वाला था कि अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। किसी अज्ञात नंबर से आया हुआ प्रतिष्ठित वीडियो। यह अवतार बहुत अपरिचित लग रहा है। आपने इसे दोस्त के रूप में कब जोड़ा? वीडियो कनेक्ट होते ही मेंग फैन ने जियांग शिन्या को घबराए हुए चेहरे के साथ देखा। मेंग फैन असमंजस में दिख रही थी। मैंने अभी अभी वीडियो खत्म किया है, आप फिर से यहाँ क्यों हैं? क्या आपने अपना नंबर बदल लिया है? ऊपर दिए गए नंबर को देखिए। क्या ये वही नंबर नहीं है जिस पर आपने मुझे संपर्क करने से मना किया था? आखिर चल क्या रहा है? जियांग शिन्या और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई, उसका चेहरा और गर्दन लाल हो गए थे। जब उसने ऊपर देखा तो उसे अपने सामने बाई फीफी दिखाई दी, जो कैमरे के बाहर छिपकर उत्सुकता से देख रही थी। अगर उसकी सीधे मौत हो जाती तो बाई फीफी को जरूर शक हो जाता। गरम तवे पर बैठी चींटी की तरह बेचैन। मदद करो, कोई आकर इस महिला को बचाओ। हेलो अजनबी। जियांग शिन्या जानती थी कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए उसने बनावटी मुस्कान बिखेरी और पागलों की तरह आंख मारी। लेकिन जाहिर तौर पर मेंग फैन के लिए जियांग शिन्या का मतलब समझना असंभव था। मैंने अभी अभी तुम्हें पूरी तरह से देखा, अब तुम अजनबी बन गए। कोई महिला कितनी भी चंचल क्यों ना हो, वह आपकी तरह चंचल नहीं हो सकती। तुम क्या कर रही हो अदरक? क्या कहना? तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। जियांग शिन्या को ऐसा लग रहा था जैसे चिंता से उसका सिर सुलग रहा हो। क्या करें, क्या करें, क्या करें? समझ गया, जरा ठहरिए। जियांग शिन्या बिजली की गति से बाथरूम में भागी, एक और गुप्त मोबाइल फोन उठाया, उसे अपने कपड़ों में छिपाया और बिजली की गति से वापस अंदर आ गई। अचानक मेंग फैन के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। ऐसा दिखावा करो कि तुम मुझे नहीं जानते, जल्दी करो। मेंग फैन, क्या खेलें? लेकिन जियांग शिन्या के विचार हमेशा से ही अजीब रहे हैं और वह जो कुछ भी करती है वह अजीब नहीं होता। हेलो ब्यूटी, क्या आपने गलत वीडियो भेज दिया? बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बार पोकर खेलते समय आपको एक अतिरिक्त घंटा मिलेगा। जियांग शिन्या ने चुपके से स्क्रीन के सामने मेंग फैन को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। अचानक जियांग शिन्या की आंखें चमक उठी। एक रास्ता है। इसके बाद अगर वह मेंग फैन को ये बताने के लिए प्रेरित करती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और फिर मेंग फैन को एक ऐसा नीच इंसान बना देती है जिससे बाई फीफी नफरत करती है, तो वह सफलतापूर्वक बाई फीफी को मेंग फैन के बारे में भुला सकती है। संकट का समाधान करें, बस एक पल के लिए। मेरे मन में एक पूरी योजना बन चुकी है। ओह हाँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। उसके चेहरे पर तुरंत ही एक नाजुक और दयनीय भाव आ गया। हाँ बिल्कुल, मैं फंसी हुई हूँ। मैं बहुत ऊब गई हूँ और अपना मन बहलाने के लिए किसी से बात करना चाहती हूँ। मेरा भाई बहुत हैंडसम है, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? उस चंचल सी आवाज ने मेंग फैन को कंपकंपा दिया। उस रात बावान गोंग पर सवार होने की पहल करने वाली जियांग शिन्या इतनी सौम्य कब हो गई? उत्सुक मेंग फैन ने देखा कि जियांग शिन्या वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय अपना बायां हाथ रजाई के नीचे दबा रही थी और हड़बड़ी में किसी चीज पर क्लिक कर रही थी। अगले ही पल उसके फोन पर एक मैसेज आ गया। मैं जो भी कहूं तुम्हें वही करना होगा। अब दिखावा करो कि तुम कामुक मानसिकता वाले नीच इंसान हो, लेकिन हमारे रिश्ते को कभी भी उजागर मत करना, नहीं तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें काट लूंगा। क्या ये वीडियो देखते समय मुझे भेजा गया टेक्स्ट मैसेज है? मेंग फैन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। शियाओ निजी जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ट्रुथ और डेयर का खेल हार गया? अमीर लोग वाकई खेलना जानते हैं। खैर, मुझे कोई नुकसान नहीं।
है। मेंग फैन ने भी दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया। ठीक है, एक खूबसूरत महिला से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात है। जियांग शिन्या मन ही मन हंस पड़ी। शाबाश बुलडॉग, बस इस लय का अनुसरण करो। चैप्टर 76। मेंग फैन, तुम बड़े झूठे हो, तुम सचमुच एक नीच इंसान हो। बाई फीफी, जो एक छिपे हुए स्थान पर थी, ने गुस्से में अपने गाल फुला लिए। उसे इस बात का दुख था कि जिस आदमी को वह पसंद करती थी, वह असल में एक नीच इंसान निकला। लेकिन जब उसने सोचा कि मेंग फैन ने उसे बहकाने के लिए 2 अरब खर्च कर दिए, तो उसे लगा कि यह कमीना वाकई बहुत घटिया है। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें या दोबारा गौर करें। जियांग शिन्या को चुपके से संदेश भेजें। आगे बढ़ो, मैं उसका असली चेहरा देखना चाहता हूँ। संदेश देखने के बाद जियांग शिन्या के दिल में छिपी खलनायिका बहुत खुश हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि बाई फीफी और मेंग फैन दोनों को वही अकेले ही बेवकूफ बना रहा था। बहुत मजा आया। जियांग शिन्या ने मेंग फैन से बातचीत करने का नाटक किया और फिर विषय बदलते हुए कहा, छोटे भाई, तुम सच में बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी, है ना? मेंग फैन स्तब्ध रह गया। पहले जियांग शिन्या को देखो, फिर चेन याओ को देखो जो ट्रेडमिल पर तेजी से दौड़ रही थी। क्या आपको नहीं पता कि मेरे पास एक है या नहीं? लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियांग शिन्या को क्या जवाब देना चाहिए। चूंकि आप पूछ ही रहे हैं, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना चाहिए। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद भी जियांग शिन्या ने कोई संकेत नहीं दिया। उसने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, अच्छा नहीं। ये सुनकर बाई फीफी तुरंत मुस्कुरा उठी। उसने जियांग शिन्या को एक संदेश भेजा, देखो, मैंने कहा था कि वह कोई घटिया इंसान नहीं है, उसकी कोई प्रेमिका भी नहीं है, मैंने उसे गलत समझा था। दूसरी ओर जियांग शिन्या चिंतित थी। उसने गुस्से से मेंग फैन को घूरते हुए, मानो उसका गला घोंटते हुए पूछा, झूठे, इतने हैंडसम होकर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं हो सकती? दोबारा सोचो, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इसी बीच मेंग फैन को एक और संदेश मिला, मेंग फैन, तुम कमीने, क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूं? तुम हाँ क्यों नहीं कहते? तुम इतने कृतघ्न हो और इसे स्वीकार करने से इनकार करते हो, मुझे तुमसे बहुत नफरत है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए बालकनी की दीवार की ओर मुंह करके खड़े रहने की सजा दूंगा। मेंग फैन ने अपनी आंखें घुमाई। धिक्कार है, जियांग शिन्या आखिर कर क्या रही है? ठीक है, मैंने अभी तुमसे झूठ बोला। मेरी एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है। वह सौम्य, गुणी, प्यारी और उदार है। मेरे दिल में उससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। बस बात इतनी सी है कि हम अभी साथ नहीं हैं। चापलूसी के बाद जियांग शिन्या अपने चेहरे पर आए आत्मसंतुष्टि को छिपा नहीं सकी, लेकिन उसने पाखंडी लहजे में कहा, अभी तुमने मना किया था, अब कर दिया। तुम तो एकदम घटिया और धूर्त हो। लानत है, मैंने वही कहा जो तुम सुनना चाहते थे, फिर भी तुमने मुझे डांट दिया। क्या तुम्हें वाकई इस बात का डर नहीं है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें किस तरह से दंडित करूंगा? चेन याओ को इतना अन्याय महसूस हुआ कि वह रोने ही वाली थी। आप लोग वीडियो पर गेम खेल रहे थे, आपने मुझे क्यों परेशान किया? जब शहर के द्वार में आग लग जाती है तो तालाब की मछलियां प्रभावित होती हैं। जैसे जैसे जियांग शिन्या बोलती गई, उसकी उत्तेजना बढ़ती गई। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। अभी अभी मेंग फैन से प्यार के बारे में बात करते समय उसे छुपकर बात करनी पड़ी, यहाँ तक कि गुप्त मोबाइल फोन भी छुपाना पड़ा। अगर अंगरक्षक और नौकरानी को पता चल जाता तो उसे निश्चित रूप से जब्त कर लिया जाता। लेकिन अब बाई फीफी की वजह से वह अपने पति के साथ खुलकर इश्कबाजी कर सकती है। नौकरानी और अंगरक्षकों ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि मेंग फैन सचमुच उनका प्रेमी है। उन्हें लगा कि वे उस बदमाश से निपटने के लिए बाई फीफी के साथ सहयोग कर रहे हैं। मेरे सबसे अच्छे दोस्त, तुम मेरे लिए एकदम सही कवा हो। वो कितना मजे वाला था। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और बातें करने लगे। खैर, जैसे जैसे उनकी बातचीत बढ़ती गई, मेंग फैन उतना ही कमीना लगने लगा। उन्होंने आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की और जियांग शिन्या ने अनिच्छा से फोन रखा, जब तक कि उसके फोन की बैटरी लगभग खत्म नहीं हो गई। वो कितना मजे वाला था, लेकिन वह अपना मूल लक्ष्य नहीं भूली थी। उसने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए बाई फीफी की ओर सख्त चेहरे से देखा और कहा, तुम सब देख सकती हो, यह आदमी एकदम घटिया है और इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। बेहतर होगा कि तुम यह विचार छोड़ दो। संतुष्ट, संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। छोटे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बहन ने तुम्हें पूरे नंबर दिए। ठीक उसी समय जब जियांग शिन्या को लगा कि बाई फीफी ने यह विचार छोड़ दिया है। किसने सोचा होगा कि जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि बाई फीफी का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ? उसने ये भी कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो ये निश्चित नहीं है कि प्रलय आ जाने के बाद उसकी प्रेमिका जीवित है या नहीं। अगर वह जीवित भी है तो उससे मिलने का कोई रास्ता नहीं है। इसके विपरीत, अगर मैं अपनी ताकत थोड़ी बढ़ा लूं तो मैं उसे ढूंढने जा सकती हूं। वह सुंदर और धनी है। मुझे ऐसा अच्छा आदमी कहाँ मिल सकता है? क्या तुमने पहले भी नहीं कहा था? अगर पुरुष अविवाहित है और महिला के पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो ये सब बकवास है। मैं उसकी प्रेमिका को मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका दूंगी।
मुझे विश्वास नहीं है कि सुंदरता, परिवार, युवावस्था, गोरापन, पतलापन और यौवन के मामले में मैं बाई फीफी हार जाऊंगी। शिन्या, धन्यवाद, अब मुझे पता है कि क्या करना है। बाई फीफी का आत्मविश्वास फिर से जागृत हो गया, लेकिन अपनी भावनाओं के खुलासे से जियांग शिन्या असमंजस में पड़ गई। अरे नहीं, जरा ठहरिए, क्या आपका ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई ऐसा नीच आदमी है जो किसी महिला को देखकर हिल भी नहीं सकता? आपको सिर्फ यही क्यों याद है कि मेंग फैन की प्रेमिका उसके साथ नहीं है? और मैंने वो बेतुकी बात कब कही? जियांग शिन्या ने मूल रूप से यह योजना बनाई थी कि वह मेंग फैन को बाई फीफी को ये बताने के लिए कहेगी कि मेंग फैन की पहले से ही एक प्रेमिका है, ताकि वह इस विचार को छोड़ दे। लेकिन इसके बजाय बाई फीफी ने एक अवसर देखा और मेंग फैन की प्रेमिका के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। उसने तो मेंग फैन की प्रेमिका को जल्द मरने का श्राप भी दे दिया। ये किस तरह की साजिश है? मेरे सबसे अच्छे दोस्त, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त यानी मैं ही हूँ? बाई फीफी, मुझे पहले ये क्यों नहीं पता चला कि तुम वास्तव में प्यार में डूबी हुई हो? धिक्कार है, ये तो भयानक है। ये कैसे हो सकता है? ये तो ज्यादा है। जियांग शिन्या रोना चाहती थी लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। डॉट 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 डॉट। दूसरी ओर मेंग फैन का समय भी अच्छा नहीं बीत रहा था। जियांग शिन्या, तुमने आग से खेलने में खूब मजा लिया, लेकिन वीडियो बंद होने के बाद मुझे अकेला क्यों छोड़ देती हो? सामने लगी आग अभी बुझी नहीं है, लेकिन आपने उसमें और घी डाल दिया है। चुन चुन मुसीबत खड़ी कर रहा है। कितना शरारती। डॉट डॉट डॉट। बैठक कक्ष में टोंग लू और सुई यूटिंग सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थीं और नाश्ता कर रही थीं। सुई यूटिंग ने अपनी आवाज धीमी कर ली। बहन लू, क्या हमें जाकर उनका हालचाल नहीं पूछना चाहिए? बहन चेन याओ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वह लगभग 1 घंटे से चुप नहीं बैठी हैं। टोंग लू ने शांत भाव से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, आखिर वह एक जागृत करने वाली है। 4 घंटे के भीतर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सिस्टर चेन ने अंदर जाने से पहले एक ही सांस में बहुत सारे परसेप्शन काजू खा लिए। मैंने सुना है कि इससे उनकी परसेप्शन 2 स्टार बढ़ गई। मैंने गलती से उसे छू लिया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर मालिक गुस्सा हो गया तो? इस समय दोनों चुप थे। मामला कुछ गंभीर लग रहा है। मेरे पास एक विचार है। अपने जेके के कपड़े पहनो और अंदर जाओ, सफाई करने का नाटक करो और देखो कि क्या हो रहा है। मैं आज सुबह ही काम से लौटी हूँ। आप नर्स के कपड़े क्यों नहीं पहन लेती? मैंने कल रात भर जागकर काम किया। फिर मैंने सुबह की 2 शिफ्टों में काम किया। फिर सन्नाटा छा गया। वे मौन सहमति जताते हुए टीवी शो देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा लेते थे। इसके बारे में फिर किसी ने बात नहीं की। बहन चेन याओ, हिम्मत बनाए रखें, हम चुपचाप आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन नाश्ता करते समय टोंग लू ने कमजोर आवाज में पूछा, पतिदेव, बहन चेन याओ कहाँ हैं? उसे आज कुछ देर के लिए ऑनलाइन से दूर रहने की जरूरत है। यह एक शानदार ऑफलाइन डेवलपमेंट है। वो ऑफलाइन है ना? पास खड़ी सुई यूटिंग ने सिर झुकाकर खाना शुरू कर दिया और बोलने की हिम्मत नहीं की। हिलता हुआ मेंग फैन ने आह भरी। आखिरकार काम का प्रतिफल 100,000 गुना है, इसलिए आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। ये बेबस है। ऋषि मुनियों के साथ समय न बिता पाना भी बहुत कष्टदायक है। मुझे इंटरनेट पर खबरें देखने की आदत है। फोरम खोलें। अब जून लिन तियानशिया की पोस्ट की लोकप्रियता सूची में सबसे ऊपर है और उन पर पहले से ही हजारों टिप्पणियां आ चुकी हैं। उनमें से अधिकतर प्रशंसात्मक हैं, बड़े भाई को पुकार रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं, और एक छोटा हिस्सा पहचान के लिए उत्परिवर्तित जीवों की तस्वीरें और वीडियो मांग रहा है। लेकिन उनमें से अधिकतर लक्ष्य दोहराए गए हैं। मेंग फैन ने उन्हें एक एक करके देखा और यह उत्परिवर्तित चित्रों में केवल 10 चित्र जोड़ रहा था। जैसे ही वह इसे बंद करने वाला था, अचानक एक संदेश सामने आया, भाई, क्या आप भी जियांगचेन के फेंगहुआ समुदाय में रहते हैं? मैंने आपकी पोस्ट की गई तस्वीर का बैकग्राउंड देखा, ऐसा लगता है कि आप वहीं रहते हैं। फिर से वही बात, मेंगपाई को आपातकालीन भोजन के रूप में इस्तेमाल न करें। इन दिनों मेंग फैन समय समय पर फोरम पर आता था और उससे अक्सर चैट करता था। वह जानता था कि उसका असली नाम यू यिक्सुआन है, जो फैशन डिजाइन में प्रथम वर्ष की छात्रा है और उसे विशेष रूप से सेकंड डायमेंशन और कॉस्प्ले पसंद है। उसने चुपके से मेंग फैन को अपनी कॉस्प्ले की तस्वीरें भी भेजी। ऐसा कहा जाता है कि यह गन्यू नाम का एक पात्र है। मेंग फैन का मूल्यांकन है, छोटा, बहुत प्यारा। इसमें दिलचस्पी न लेना मुश्किल है। शुरू में तो मैं बस प्रशंसा कर रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे ही समुदाय की होगी। मेंग फैन को दिलचस्पी हुई, आप भी यहीं रहते हैं। डॉट 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 डॉट। यू यिक्सुआन बिस्तर पर बैठी अपना फोन पकड़े हुए थी। हालांकि वह जागृत हो गई थी, फिर भी उसे अपनी क्षमता के बारे में पता नहीं था। उसे कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह अकेली रहती थी और उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह बस हर दिन खबरें पढ़ती और फोरम ब्राउज करती थी। उसे संयोग से पता चला कि मेंग फैन द्वारा अपलोड की गई तस्वीर का बैकग्राउंड बिल्कुल उसके अपने समुदाय के बैकग्राउंड जैसा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक फोन की घंटी बजी। आप भी यहीं रहते हैं? यू यिक्सुआन बेहद खुश हुआ। भाई, आप वाकई फेंगहुआ समुदाय से हैं। आप किस जिले में रहते हैं?
मैं फेंगुआ समुदाय के पश्चिमी जिले में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी शामिल। ये कहने ही वाली थी कि ह्यू एक्सुआन अचानक हिचकिचा गई। मैंने इन दिनों इंटरनेट पर बहुत सी बुरी चीजें देखी हैं। कई लड़कियों ने इस उम्मीद में अपने घर के पते बताए कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा, लेकिन उनके दरवाजे पर विकृत मानसिकता वाले पुरुषों का एक समूह आया। ह्यू एक्सुआन भयभीत था। माफ कीजिए भाई, मैं पश्चिमी जिले में हूँ, लेकिन पूरा पता बताना थोड़ा असुविधाजनक होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सुरक्षा करना गलत नहीं है। आत्मरक्षा की भावना रखना मूर्खता नहीं है। अगर मौका मिले तो उत्परिवर्ती जीवों का शिकार करने के लिए अक्सर बाहर जाओ। यह मत सोचो कि जागृति से तुम्हें प्रलय से बचने में मदद मिलेगी। दुनिया जल्द ही अराजकता में डूब जाएगी। मेंग फैन ने लापरवाही से उसे याद दिलाया, अपना फोन एक तरफ रख दिया और बाहर की ओर देखने लगा। बारिश रुक गई। रक्त धुंध की दुनिया में एक नियम है। भारी बारिश के बाद घना कोहरा काफी हद तक छंट जाता है। इस समय न केवल दृष्टि सबसे व्यापक होती है, बल्कि नम जल वाष्प मानव शरीर की गंध को भी ढक लेती है, जिससे तीव्र सूंघने की क्षमता वाले उत्परिवर्ती भी सुस्त हो जाते हैं। पिछले जीवन में हर भारी बारिश के बाद जीवित बचे लोगों के लिए बाहर जाकर आपूर्ति की तलाश करने का ये सबसे अच्छा समय होता था। शायद अब समय आ गया है कि बाकी महिलाओं को भी वापस लाया जाए। शेन यानरान, लिशिकी और झाओ मुकिंग, वो छोटा कुत्ता, मुझे आश्चर्य है कि क्या वे मुझे बहुत याद करते हैं। आप पहले शेन यानरान को ढूंढ सकते हैं, और हाँ, उस दरिंदे और ली यानडोंग और बाकी सबको एक साथ खत्म कर दीजिए। मेंग फैन ने अपने हथियार और उपकरण समेट लिए, लेकिन तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं वापस आ गया हूँ। मेंग फैन, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। चैप्टर 77। मेंग फैन, टोंग लू और सुई यूटिंग सभी स्तब्ध थे। सीढ़ियों का दरवाजा खोलो, लू जियाकी, तुम मरी नहीं हो। सुई यूटिंग चौंक गई। मेंग फैन भी वैसा ही था। पीछे मुड़कर सोचने पर ऐसा लगता है कि उसने विकृत मकड़ी पर लू जियाकी का सिर नहीं देखा था। विकृत मकड़ी से बच निकलने में सक्षम होने के लिए लू जियाकी काफी काबिल है। लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेंग फैन ने एक खंजर निकाला और लू जियाकी को मारने की तैयारी की, लेकिन लू जियाकी फुर्ती से सुई यूटिंग की ओर दौड़ा। शियाओटिंग, आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई। वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद मेंग फैन। लव जियाकी ने मेंग फैन को भ्रमित करते हुए मेंग फैन के सामने झुककर प्रणाम किया। क्या उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? क्या उसने उसे चारा बनाकर फेंक दिया? लू जियाकी को दोबारा देखते हुए उसकी आंखों में केवल सुई यूटिंग ही थी। अच्छा आदमी है, उसने सच में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। यूटिंग, चलो चलते हैं। मैं अब जाग गया हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। यहाँ से चले जाओ। टकराना। सुई यूटिंग ने लू जियाकी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अब मैं गुरु का हूँ और मैं जीवन भर केवल गुरु का ही अनुसरण करना चाहता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे प्रति दयालु रहे हैं। मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं, सुई यूटिंग, तुम्हें, लू जियाकी, शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। असंभव। यह असंभव कैसे हो सकता है? अब मेरे हृदय में केवल गुरु ही हैं। यदि आप वास्तव में मुझे चाहते हैं तो मुझे गुरु के साथ रहने दीजिए। लू जियाकी की मुस्कान ठिठक गई। अचानक गर्म आंसुओं की 2 धाराएं गिरी और वह 2 कदम पीछे हटकर कड़वाहट से हंसने लगा। तो बस यही बात है। हाँ, पता चला कि मैं हमेशा से ही एक मस्खरा रहा हूँ। मेंग फैन और टोंग लू को उसके दिल के टूटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह चाटने वाला जीव जाग गया, लेकिन वह अभी भी एक चाटने वाला जीव ही था। कितना दुखद है। अचानक लू जियाकी के चेहरे पर कुछ बेफिक्री झलकने लगी और उसने बेहद ईमानदारी से सुई यूटिंग की ओर देखा। ठीक है, जब तक तुम खुश हो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मेंग फैन, क्या हो रहा है? क्या अचानक से यह एक दुखद नाटक में बदल जाएगा? लेकिन इससे भी ज्यादा उलझन वाली बात तो अभी बाकी है। लव जियाकी अचानक मेंग फैन के सामने घुटने टेक बैठे। भाई मेंग, कृपया शियाओटिंग का ख्याल रखें, वह सचमुच एक अच्छी लड़की है। भी कृपया मुझे स्वीकार करें। मैं तुम्हारे लिए गाय और घोड़े की तरह काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे गंदे कामों में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भले ही तुम मुझे खाना न दो, मैं खुद जाकर ढूंढ लूंगा। मैं आपसे केवल यही अनुरोध करता हूँ कि मुझे आपके साथ रहने दें। जब तक आप मुझे हर दिन शियाओटिंग का खुश चेहरा देखने देंगे, मैं, लू जियाकी, संतुष्ट रहूंगा। अगर आपको असुरक्षा की चिंता है तो आप मुझे गलियारे में बंद कर सकते हैं और मैं आपके लिए दरवाजे पर नजर रख सकता हूँ। कृपया। उद्धरण चिन्ह। सुई यूटिंग असमंजस में थी, टोंग लू असमंजस में थी, और यहाँ तक कि मेंग फैन खुद भी असमंजस में था। एक चाटने वाले का उच्चतम स्तर क्या है? ये बात है। भाई, तुम तो बड़े पवित्र हो। लक्ष्य अपने गुरु के सामने अपना हृदय खोलता है और अंतर्दृष्टि की आंख का उपयोग करके लक्ष्य की विशिष्ट जानकारी देखी जा सकती है। क्या आप अपना दिल खोलकर रख देंगी? क्या यह आदमी सच में गंभीर है? मेंग फैन ने अंतर्दृष्टि की आंख खोली। नाम, लू जियाकी, लेवल 1 अवेकना। प्रकार, हिजड़ा, शीर्ष चाटने वाला। रेटिंग, 4 सितारे। शारीरिक शक्ति, 6 सितारे। मूल्यांकन, 3 सितारे। जागृति क्षमता, पवन कदम। विंसटिप, स्तर 1, गति और प्रतिक्रिया गति में काफी सुधार होता है। डिंग, सिस्टम ने एक असामान्यता का पता लगाया।
लक्ष्य और सुई यूटिंग के बीच सूक्ष्म संबंध के कारण छिपे हुए बंधन को सक्रिय करें। देवी और उसका वफादार कुत्ता। चैप्टर 78। एक इमारत से अब ली यांडोंग संतुष्ट नहीं हो सकता। वह पूरे समुदाय का मालिक बनना चाहता है। लेकिन अब पूरे समुदाय में केवल उनके समूह के लोग ही नहीं हैं, बल्कि और भी लोग हैं। प्रत्येक इमारत का एक बॉस होता है जो लोगों के एक समूह को इकट्ठा करता है, और प्रत्येक टीम का नेतृत्व एक जागृत करने वाला व्यक्ति करता है। इस समय जो भी सबसे पहले अच्छे संसाधनों को हासिल करने के लिए आगे आएगा, वही पहल करने में सक्षम होगा। मेंग फैन वही है, वह उड़कर या भागकर नहीं जा सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले सर्वोत्तम संसाधनों पर कब्जा किया जाए। हम इतने सारे लोग हैं, भोजन और पानी की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए पहले सुपरमार्केट जाकर आवश्यक सामान ले आते हैं। सभी लोग अचंभित थे, उन्हें ली यांडोंग से इतनी शांति की उम्मीद नहीं थी। लेकिन लाभ को अधिकतम करने के लिए वास्तव में यही सबसे अच्छा समाधान है। हम सब आपकी बात सुनते हैं। हाँ, बदला टाला जा सकता है, आपूर्ति से हम और लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। मेंग फैन उस छोटे से घर में छिपा हुआ है, चाहे वह जल्दी मरे या देर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान लाने और उसे वापस ले जाने के लिए बेशक जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। ली हॉन, तुम घायल हो और घर पर ही रहो। बाकी सब मेरे साथ सुपरमार्केट लूटने चलो। भाइयों, अपने हथियार उठा लो। ये रास्ता शांतिपूर्ण नहीं है। लियू लिनलिन, लियू जियांग, वांग फोंग, लियू देजू, लुओ तियान्यो और कई छोटे भाई एक साथ बाहर गए। सभी ने मास्क, रेनकोट और बूट पहन रखे थे, और साथ में एक बड़ा पर्वतारोहण बैग भी था। अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो वे पड़ोसी के घर चोरी करने चले जाते। पूरी इमारत में मातम छाया हुआ था, लेकिन ली यांडोंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये लोग अभी भी रो सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक भूखे रहने के बाद वे ईमानदार हो जाएंगे। ली यांडोंग को अभी भी याद है कि आसपास कई पत्नियां हैं जो काफी खूबसूरत हैं। जब समय आएगा तो उन्हें अपनी पत्नियों का इस्तेमाल भोजन के बदले में करने दो। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ही अच्छा होगा। लोगों का एक समूह तेजी से नीचे की ओर भागा। एक और नई खोज। खून की धुंध छंटने के बाद दृष्टि का दायरा बढ़ गया, और घात लगाकर हमला करने के आदि उत्परिवर्ती अब छिपने के लिए मजबूर हो गए। रास्ते में उन्हें केवल कुछ ही मानव मकड़ियां दिखाई दी, और कोई अन्य नहीं। दोहरी खुशी। ईश्वर सचमुच हमारी मदद कर रहा है। वांग फोंग ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ लोहे की छड़ को कसकर पकड़ रखा था। पूर्वी गेट से बाहर निकलते ही एक विशाल शॉपिंग मॉल है, जिसके चारों ओर कई सुपरमार्केट और खानपान केंद्र हैं। टीम ने पश्चिमी द्वार से होते हुए फेंगुआ समुदाय को तुरंत छोड़ दिया। जब वे व्यावसायिक क्षेत्र के पास पहुंचे तो ली यांडोंग की आशंका के अनुरूप कई लोग पहले ही इमारत से बाहर निकल चुके थे। दोनों पक्षों के बीच दर्जनों मीटर की दूरी होने के बावजूद तनाव का माहौल था। लेकिन ली यांडोंग और उनकी टीम में इतने सारे लोग थे कि 3 या 5 लोगों के उन छोटे समूहों ने उन्हें उकसाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। अरे मेरी बात सुनो, अंदर घुसने के बाद हम जो चाहें वो ले लेंगे। अगर किसी ने हमसे बात करने की हिम्मत की तो हम उसे चाकू से मार डालेंगे। ठीक है। ली यांडोंग ने लियू जियांग की ओर देखा। जियांग, क्या तुम लोगों को काटने की हिम्मत करते हो? लियू जियांग का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, हिम्मत रखो जीजाजी, मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, तुम मर्द हो, मैं तुम्हारे लिए बाद में मांस खाने के लिए एक औरत ढूंढ लूंगी। जब लोगों का एक समूह मॉल की ओर दौड़ा तो वहां पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी, और कई जागृत टीमें सक्रिय रूप से मानव मकड़ियों को मार रही थीं। कुछ लोग घायल और संक्रमित हुए, लेकिन अधिकतर लोग बेहद खुश थे, क्योंकि जब तक आप हत्या में सफलतापूर्वक भाग लेते हैं तब तक आपको रक्तधुंध ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, और आप कुछ ही समय में जागृत हो सकते हैं। लेवल 1 अवेकना बनने के बाद आपको लेवल 1 ह्यूमन स्पाइडर से संक्रमित होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मैं जाग गया। धिक्कार है, मैं ही चुना हुआ व्यक्ति हूँ। इन्हें मार डालो, ये सभी मानव मकड़ियां मेरी हैं। जो भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा उसे मार डाला जाएगा। अहंकार भरी हंसी चारों ओर गूंजती रही और ली यांडोंग का चेहरा उदास हो गया। जल्दबाजी करने के बावजूद भी मैं एक कदम पीछे रह गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ली यांडोंग ने अपनी माचेटी उठाई, अपना मास्क और बारिश से बचाव वाली टोपी नीचे खींचकर अपना चेहरा दिखाया। मैं डिंगशेंग डेकोरेशन मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड का ली यांडोंग हूँ। मेरी नजर इस जगह पर है। जो भी मुझसे आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। अरे यार, ये तो ली यांडोंग है। यह अशुभ तारा यहाँ क्यों है? आसपास के लोग दहशत में थे। आसपास के इलाके में कौन ली यांडोंग का नाम नहीं जानता था? ये तो आधिकारिक विध्वंस दल है जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है। ली यांडोंग को देखते ही कई लोग तुरंत पीछे हट गए, लेकिन सभी लोग डरे नहीं थे। एक लंबा और पतला आदमी खड़ा हो गया। धिक्कार है, ली यांडोंग को क्या हो गया है? क्या तुम इतने शक्तिशाली हो सकते हो? तुम हम सबको हरा सकते हो। पहले हम तुमसे डरते थे क्योंकि तुम्हारे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से संबंध थे। अब यहाँ सब जागृत हो गए हैं और तुम्हारे साथ खेलना तो मानो खेल जैसा है। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों ने हाथ उठाकर और चिल्लाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, वर्तमान समय अतीत से अलग है।
मैं भी एक जागृत व्यक्ति हूँ, मुझे ली यांडोंग से क्यों डरना चाहिए। लेकिन ली यांडोंग के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी, उसे तो इसी तरह का मूर्ख चाहिए था। भाड़ में जाओ, तो फिर करके देखो। ली यांडोंग ने अचानक अपना दाहिना हाथ घुमाया। लंबे और पतले आदमी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। एक झटके में कुल्हाड़ी सीधे लंबे और पतले आदमी की छाती में घुस गई, दाहिने कंधे से लेकर बाईं छाती तक, और लगभग एक ही वार से उसे तिरछे 2 हिस्सों में बांट दिया। खून तेजी से निकला और ली यांडोंग के रेनकोट को लाल रंग से रंग दिया। ली यांडोंग ने ठंडी निगाहों से चारों ओर देखा, और कौन कोशिश करना चाहता है। जो विचार अभी सबके मन में आए थे, वे तुरंत रुक गए। वे राक्षसों को मारने का साहस करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनके द्वारा मनुष्यों की हत्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन लियू लिनलिन की आंखें प्रकाश से भरी हुई हैं। बहुत मजबूत, हद से ज्यादा मजबूत। प्रलय के दिन लियू लिनलिन को सबसे ज्यादा जिस पुरुष देवता की जरूरत है, वह यही है। जहां तक लुओ तियान्यू का सवाल है, भाड़ में जाओ, अपने डरे हुए चेहरे को देखो, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। लियू जियांग ने पहले तो ली यांडोंग को भावहीन चेहरे से देखा, लेकिन फिर उसके मन में प्रशंसा की भावना उमड़ पड़ी। दबंग, ये तो उनके अच्छे जीजाजी हैं। ली यांडोंग का अनुसरण करने से आपका जीवन निश्चित रूप से सुखमय होगा। जीजाजी कमाल के हैं। दामाद जी, आप तो कमाल के हैं। मालिक बहुत शक्तिशाली है। यहाँ की जय जयकार आसपास की खामोशी के बिल्कुल विपरीत है। ली यांडोंग ने गर्व से कहा, यहाँ का सारा सामान हमारा है। जो भी इसे लूटने की हिम्मत करेगा, उसे मार डाला जाएगा। घने जंगलों में मेंग फैन और लू जियाकी आगे बढ़ रहे थे। जब वह पहली बार बाहर आया, तो लू जियाकी का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, और चारों ओर फैली रक्त की धुंध ने उसकी नसों को तनावग्रस्त कर दिया था। लेकिन मेंग फैन काफी शांत दिख रही थी। जिस प्रकार मछलियों को जीवित रहने के लिए पानी में रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार रक्त धुंध में रहने वाले विभिन्न राक्षस भी रक्त धुंध पर निर्भर रहते हैं। चाहे वह छुपकर हमला करना हो या शिकार करना, रक्त की धुंध के बिना उनकी गतिशीलता बहुत कम हो जाएगी। इसलिए भारी बारिश के बाद अधिकांश उत्परिवर्ती इस समय शीतनिद्रा में जाना पसंद करेंगे। लू जियाकी की घबराहट को कम करने और उसे हथियारों से जल्दी परिचित कराने के लिए मेंग फैन ने रास्ते में ही लू जियाकी को निशानेबाजी के कौशल सिखाए। लू जियाकी ने भी तुरंत राज्य में प्रवेश किया। वहां मेंग फैन ने लापरवाही से एक दिशा की ओर इशारा किया। लू जियाकी ने तुरंत निशाना साधा। दा लगातार गोलीबारी के बाद कई मानव मकड़ी के शव पेड़ों से जमीन पर गिर पड़े और उन्हें छानने के लिए पीसा गया। ये लोग अब भी छुपकर हमला करना चाहते थे, लेकिन वे मेंग फैन की मौजूदा स्थिति से बच नहीं सके। भाई मेंग, क्यों ना हम उनके साथ मॉल जाकर कुछ खरीद लें। लू जियाकी भीड़ को गुजरते हुए देखकर थोड़ी चिंतित थी। मेंग फैन ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया। हमारे पास पर्याप्त सामान है, हमें इन लोगों के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी योजना है। अब जब वह बाहर जा सकता है, तो मेंग फैन सबसे पहले अपनी नन्ही बच्ची शेन यानरान से मिलने जाता है। पिछले कुछ दिनों में शेन यानरान अपने वीडियो को अधिक बार खोज रही है, और उसने चुपके से खुद को तरह तरह की मोहक तस्वीरें भी भेजी हैं। या तो वह बेडरूम में काली पैंटीहोज पहनकर छिपी हुई है, या उसके स्तन आधे खुले हुए हैं। पहले शेन यानरान को इस तरह की तस्वीरें लेने में बेहद शर्म आती थी, लेकिन अब शेन यानरान के शब्दों में सिर्फ 3 शब्द हैं। मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ। बेशक मेंग फैन भी इसे बहुत चाहती थी। मुझे जोरदार चाहिए। संयोगवश हम लियू परिवार और ली यांडोंग जैसे उन दरिंदों से भी निपट सकते हैं। आगे फेंगुआ समुदाय का पूर्वी क्षेत्र है। लगभग पहुंच ही गए, लेकिन तभी अचानक मेंग फैन का मोबाइल फोन जोर से बजने लगा। वह शेन यानरान थी, लेकिन आवाज बेहद घबराहट भरी थी। पतिदेव, मदद कीजिए, दरवाजे के बाहर कोई मुझे जान से मारना चाहता है। चैप्टर 79। 10 मिनट पहले। भाई आओ और मुझे बचाओ, मैं तुम्हें सीवर साफ करने दूंगा। वो कृपया भाई। लीहॉन घर पर अकेले बैठकर छोटे वीडियो देख रही थी और सिगरेट पी रही थी। फोन पर 2 चोटियों वाली एक किशोरी जेके के कपड़े पहने हुए जमीन पर बैठी हुई पोज दे रही थी। अब इंटरनेट ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है। सर्वर और सिस्टम अभी भी चल रहे हैं, लेकिन समीक्षा प्रक्रिया ठप हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री बार बार सामने आ रही है। जब से यह खबर फैली है कि एक महिला को उसके बॉस ने कल्याणकारी वीडियो पोस्ट करने के कारण बचाया है, तब से ऐसे वीडियो की संख्या लगातार बढ़ रही है। धिक्कार है, ये कितना नखरे वाला है। अगर मैं ऐसा कर पाती तो कितना अच्छा होता। ली होंग के मुंह से लार टपकने लगी, लेकिन आईपी एड्रेस देखने के बाद पता चला कि यह बगल में स्थित चुनजियांग समुदाय था। इस विचार को तुरंत त्याग दें। उस पिशाच टिड्डे के रहते अब कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन लत जागृत हो चुकी है। उसकी नजरें अनजाने में सामने स्थित शेन यानरान के घर पर जा पड़ी। वहां कितनी खूबसूरत चीज है। पूरे समुदाय में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शेन यानरान की सुंदरता को न जानता हो, लेकिन जिसने उसके अद्भुत स्वाद का अनुभव न किया हो। केवल लुओ तियान्यू। ली यांडोंग ने शेन यानरान को छुआ तक नहीं, एक तो इसलिए कि वह लुओ तियान्यू से पूरी तरह से संबंध तोड़ना नहीं चाहता था, और दूसरा इसलिए कि लियू लिनलिन ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन ली हॉन को इसकी इतनी परवाह नहीं है। वह जाग चुका है, फिर भी इतना डरपोक क्यों है।
ऊपर से उसे घर पर हर रोज लियू लिनलिन और ली यानडोंग को कमरे में प्रेम करते हुए सुनना पड़ता है। वे सभी पुरुष हैं और वे बेहद जोशीले पुरुष हैं। ली होंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक लुओ तियान्यू यहाँ नहीं है वह सीधे चावल पका सकता है। आखिर वह कर ही क्या सकता है। धिक्कार है शेन यानरान, ये तो तुम्हारा ही आशीर्वाद है कि मैं तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ। शेन यानरान के शर्मीले स्वभाव को देखते हुए शायद बाद में उसे धमकाने के बाद शेन यानरान बात मान लेगी और खुद ही एक दीर्घकालिक साथी के रूप में विकसित हो जाएगी। कुछ समय बाद शेन यानरान को भी इस भावना से प्यार हो जाएगा। हे, जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे इसकी लत लग जाती है और इससे पहले मैंने जो छोटी छोटी फिल्में देखी हैं उनके तरह तरह के कथानक मेरे दिमाग में उभरने लगते हैं। धिक्कार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लानत है। उसने आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे पर जोर से मारा। शेन यानरान, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। शेन यानरान की आवाज अंदर से आई जिससे ली होंग की पीड़ा और भी असहनीय हो गई। हे, तो तुम पुलिस को बुलाओ, देखते हैं पहले कौन आता है या मैं पहले आता हूँ। ये सभी पुरानी बस्तियां हैं और चोरी रोधी दरवाजे भी दशकों पुराने जमाने के हैं और कई जगहें जंग लगी हुई हैं और उनकी परतें उखड़ रही हैं। मैं एक जागृत करने वाला हूँ, ये चीज कितने वार झेल सकती है। भूख और प्यास से बेहाल होकर मैंने आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी चलाई। एक क्लिक की आवाज के साथ कुल्हाड़ी दरवाजे में धंस गई। हाँ, ये तो बहुत आसान है, लगता है इसे तोड़ने के लिए 2 कुल्हाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंग बैंग बैंग। ली होंग की आंखें लाल हो गई थीं और उसने आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी को जोर से घुमाया जिसके परिणामस्वरूप चोरी रोधी दरवाजा तेजी से विकृत होकर टूट गया। अंततः दरवाजे का ताला एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और ली होंग ने दरवाजा खोल दिया। शेन यानरान, नन्ही बच्ची, तुम्हारा आदमी आ गया है। लेकिन अगले ही पल वह उत्साह अचानक थम गया। दरअसल अंदर एक और दरवाजा था। यह एक बिल्कुल नया चोरी रोधी दरवाजा था जिसे जाहिर तौर पर कुछ समय पहले ही लगाया गया था। धिक्कार है। दोहरा बीमा। घर में 2 चोरी रोधी दरवाजे कौन लगवाता है? आप तो बीमार हैं। कुल्हाड़ी चलने के बाद उससे केवल एक निशान ही बना। इसकी मजबूती बाहर के दरवाजे की तुलना में दर्जनों गुना अधिक है। लानत है। वह अपने कान और गाल खुजला रहा था, लेकिन अब तीर कमान पर लग चुका है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। मुझे ये शॉट आज ही लेना होगा। धत तेरे की, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। मैंने तुमसे दरवाजा खोलने को कहा था। कुल्हाड़ी दरवाजे पर जोर से और भारी प्रहार करती हुई गई। दरवाजे के अंदर शेन यानरान घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने दोनों बुजुर्गों को दिलासा देने की कोशिश की। डरो मत, मेरी बेटी ने हमें बचाने के लिए किसी को ढूंढ लिया है। वे जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। इस समय हमें बचाने और कौन आएगा? माँ शेन रो पड़ी और अपना सिर हिलाया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। इसके विपरीत वे सभी उच्च कोटि के बुद्धिजीवी थे और पूर्व में शिक्षक रह चुके थे। वे अपने मोबाइल फोन से ही बाहर की घटनाओं की जानकारी रखते थे। इसके अलावा ली होंग और ली यानडोंग इस दौरान मिलकर आवासीय भवन के अन्य निवासियों को लूट रहे थे, जिससे समूह में काफी हंगामा मच गया था। इस बार आखिरकार उनकी बारी थी। चीजें लूटना तो ठीक था, लेकिन उनकी अपनी बेटी का क्या? पिछली बार किसी ने कहा था कि ली यानडोंग के आदमियों ने उसके साथ बलात्कार किया था और वह फूट फूट कर रोई थी। गीदड़ों का ये गिरोह उनकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। सबसे बुरी स्थिति में हम उनसे लड़ेंगे। यानरान, तुम छिप जाओ और तुम्हारे पिता किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। फादर शेन का पूरा शरीर कांप रहा था और चलते समय उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रसोई से एक चाकू उठा लिया। शेन यानरान ने कड़वी मुस्कान दी। उसके पिता 80 वर्ष से अधिक उम्र के थे और उनके लिए मांस की भराई काटना मुश्किल था। भला वे अपनी रक्षा कैसे कर पाते? मेंग फैन द्वारा उसके लिए बदलवाए गए नए चोरी रोधी दरवाजे के लिए धन्यवाद। लेकिन सबसे मजबूत चोरी रोधी दरवाजे की भी अपनी सीमाएं होती हैं। हा, जानम, संघर्ष मत करो। तुम बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग लोगों का परिवार हो। मेरे जैसे जागृत करने वाले से निपटने के लिए तुम क्या कर सकते हो? टकराना। सुरक्षा द्वार को तोड़कर खोला गया था। ली होंग मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। शेन यानरान को पायजामा पहने देखकर उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, मानो उसने शराब पी रखी हो। वह श्रीमती शेन बनने के योग्य है। वह उस लड़की से कहीं ज्यादा खूबसूरत है जिसका किरदार मैंने नाइट क्लब में निभाया था। अगर मैं उसे बंदूक पर बिठा दूं तो कितना अच्छा होगा। मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। ली होंग ने कुल्हाड़ी फेंक दी और सीधे शेन यानरान की ओर दौड़ा। अरे दरिंदे, मेरी बेटी को छूने के बारे में सोचना भी मत। शेन के पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने हाथ में मौजूद रसोई के चाकू को ली होंग पर दे मारा, लेकिन ली होंग ने आसानी से उसे चकमा दे दिया। हे बूढ़े अमर, बस मेरा इंतजार करो। बाद में मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर बैठो और देखो कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ कैसे खेलता हूं। अहंकारी हंसी हंसते हुए शेन यानरान उसके ठीक सामने आ चुकी थी। ली होंग अपनी निगाहें उन उभरे हुए स्तनों से हटा नहीं पा रहा था, लेकिन उसने देखा कि शेन यानरान ने अपनी छोटी मुट्ठी भींचकर उसे जल्दी से मारा।
यहाँ से चले जाओ। हे श्रीमती शेन, आपकी छोटी सी कोमल मुट्ठी कितनी प्यारी है। यह अफसोस की बात है कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ली हॉन को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि वह अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसने शेन यानरान का कोमल हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया। वह बचपन से ही लड़ाई करता आ रहा है। उसने पहले कभी कौन कौन से दांव पेच नहीं देखे। वह इस तरह की मुट्ठी को आसानी से पकड़ सकता है। लेकिन अगले ही पल अचानक एक क्लिक की आवाज आई और मेरी उंगली में तेज दर्द होने लगा। शेन यानरान की मुट्ठी ली होंग की उंगलियों को भेदते हुए सीधे उसके चेहरे पर लगी। 1780 किलोग्राम वजनी ली होंग पीछे की ओर उड़कर सुरक्षा द्वार से सिर के बल जा टकराया। ली होंग ने बेहोशी से अपना सिर हिलाया और भ्रमित सा दिख रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह में कुछ है, और जब मैंने थूका तो मेरे 4 खून से सने दांत बाहर निकल आए। उसके दाहिने हाथ को देखने पर पता चला कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों ही टूटे हुए थे और अविश्वसनीय कोण पर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। न सिर्फ दांत टूट गए बल्कि उंगलियां भी टूट गईं। शेन यानरान की दुबली पतली काया को देखकर तो ऐसा लगता है मानो वह किंग कांग की बाबी हो। उसे तेज दर्द हुआ और ली हॉन्ग जोर से चीख उठा, आहे कुतिया, आपने मेरे साथ क्या किया। पूरा परिवार एकदम चुप है। माता शेन और पिता शेन आश्चर्यचकित दिखे और यहाँ तक कि शेन यानरान भी अविश्वास से भरी नजरों से देख रही थी। अभी अभी उसने हताशा में आकर ली हॉन्ग को एक घूंसा मारा। यह इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या ये अंगूर हैं? जब वे आखिरी बार मिले थे तो मेंग फैन ने शेन यानरान के घर पर दर्जनों किलोग्राम अंगूर छोड़ दिए थे और शेन यानरान को विशेष रूप से उन्हें फ्रिज में रखने और उन सभी को खा जाने के लिए कहा था। शेन यानरान को अभी तक ये नहीं पता है कि ये शक्तिवर्धक अंगूर हैं। उसकी ताकत अचानक से 3 स्टार बढ़ गई और उसकी जन्मजात नृत्य प्रतिभा के साथ मिलकर उसकी ताकत अब मानवीय सीमाओं से परे है। यहाँ तक कि जागृत लोग भी शक्ति के मामले में शेन यानरान को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मसौदा तैयार किया गया। ली हॉन्ग को इससे पहले कभी इस तरह की हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए वह मुड़ा और शेन यानरान पर झपट पड़ा। अभी तो उससे लापरवाही हुई, इस बार वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन शेन यानरान के भयभीत चेहरे पर अचानक खुशी के भाव उभर आए। पति, आप इसे इतना मीठा क्यों कहते हैं? ली हॉन्ग ने दरवाजे के बाहर एक हल्की हंसी सुनी और तभी बिजली की तरह पीछे से किसी ने उसका गला जकड़ लिया। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर घूम रहा है और फिर उसका सिर जमीन पर पटक दिया गया। एक क्लिक के साथ कठोर फर्श की टाइलें चटक गईं और मकड़ी के जाले में तब्दील हो गईं। अनुयायी ने बिजली की गति से हमला किया। क्लिक क्लिक क्लिक। ली हॉन्ग की कोहनी और घुटने के जोड़ मौके पर ही चकनाचूर हो गए थे और टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े पटाखों की तरह शरीर के बाहर बिखर गए थे और पूरे जोड़ चपटे मांस में बदल गए थे। तभी मेंग फैन का व्यंग्यात्मक चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। क्या तुमने मुझसे पूछा है, कमीने? चैप्टर 80। मेंग फैन, धिक्कार है। लेकिन इससे पहले कि वह अपना दूसरा वाक्य पूरा कर पाता, मेंग फैन ने उस पर मुक्कों की बौछार कर दी। अपने हाथों और पैरों के अपंग होने के कारण ली हॉन्ग संघर्ष भी नहीं कर सकता था, प्रतिरोध करना तो दूर की बात है। उसके पीले दांत चारों ओर बिखर गए और वह बेहोश हो गया। मेंग फैन ने देखा कि ली हॉन्ग की चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। क्या ये स्वयं को ठीक करने की क्षमता है? मेंग फैन ने अपने होठों के कोने पर एक क्रूर और अजीब सी मुस्कान बिखेरी। पहले मुझे उसे वापस लाने में मदद करो और पूछो कि ली यानडोंग और बाकी लोग कहाँ हैं। जब तक वह मरता नहीं, कुछ भी चलेगा। हाँ। लू जियाकी उसे खींचकर ले गई और मेंग फैन को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। वाह पतिदेव, आखिरकार आप आ ही गए। मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। एक नखरे भरी पुकार के साथ शेन यानरान खुद को रोक नहीं पाए और उड़कर मेंग फैन की बाहों में जा गिरी। आंसू झरने की तरह बह रहे थे। अभी तक तो वह अपने माता पिता को दिलासा देने के लिए केवल मजबूत होने का नाटक कर सकती थी और अब मेंग फैन को देखकर उसने आखिरकार अपना कमजोर पक्ष दिखा दिया। मेंग फैन ने धीरे से शेन यानरान को गले लगाया। ये कैसे संभव है? जब मुझे आपका फोन आया तब मैं पहले से ही रास्ते में था। मुझे नहीं पता, मुझे बस इस बात का डर है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। बहुत राहत मिली। तो शेन यानरान को मुझसे न मिल पाने का डर था। ऐसा लगता है कि वह सचमुच मुझ पर फिदा है। अंतर्दृष्टि की आंख खोलें। देवी शेन यानरान। उपस्थिति 88 अंक। प्रकार शीर्ष पर खड़ी युवती, बाहर ठंड लेकिन अंदर गर्म। अक्षर 10 अंक। मानव संसाधन विभाग का व्यापक मूल्यांकन, मानव संसाधन विभाग के वरिष्ठ अग्रणी। वर्तमान स्थिति बंधी हुई। वह मुझ पर मोहित है और अब उसके जीवन में गुरु ही सब कुछ है। वह उस पहली महिला होने के योग्य थी जिसे उसने जीता था और उसने उसे निराश नहीं किया। लंबे समय के अलगाव के बाद मेंग फैन के दिल में भावनाएं उग्र रूप से भड़क रही हैं। अब वह अपना हथियार उठाने और शेन यानरान के अकेलेपन और कमजोरी को दूर करने के लिए बेताब है। लेकिन अब यह संभव नहीं है। शेन यानरान के बालों का स्वाद लेते हुए लालच से एक घूंट चूसते हुए उसने कहा, क्या ये सच में ठीक है? चाचा और चाची अभी भी यहीं हैं। शेन यानरान इतनी हैरान थी कि उसने झट से मेंग फैन को छोड़ दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। अभी अभी वह उसे कितनी देर से पकड़े हुए थी। बहुत शर्म आ रही है। धन्यवाद मेंग फैन, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैंने कहा था कि मेंग फैन एक भरोसेमंद बच्चा है।
अगर तुम हमारे घर नहीं आते तो यानरान को इस कमीने से तंग किया जाता। इस समय माता शेन और पिता शेन कांपते हुए चेहरे पर कृतज्ञता का भाव लिए हुए वहां आए। दोनों बुजुर्ग इतने चिंतित थे कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मेंग फैन ने जल्दी से नाइट्रोग्लिसरीन निकाली और दोनों बुजुर्गों से कहा कि वे इसे अपने मुंह में डाल लें ताकि उन्हें दिल का दौरा न पड़ जाए। दोनों बुजुर्गों के होश में आने से पहले वे चारों काफी देर तक सोफे पर बैठे रहे। पिता शेन को अचानक कुछ एहसास हुआ। यानरान, तुमने अभी अभी मेंग फैन को क्या कहा? शेन यानरान शर्मिंदा हो गई। अभी अभी जल्दबाजी में उसने गलती से मेंग फैन को पति कह दिया। अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन शेन की मां ने अपने पति को जोर से मारा। क्या ये सिर्फ नाम पुकारना नहीं है? इसमें अजीब क्या है? अरे, लेकिन मुझे लगता है कि उच्चारण गलत है। आप कई सालों से बहरे हैं। आपने इसे गलत सुना होगा। आपको सुनने में भी दिक्कत है। तो मैंने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। शेन यानरान ने एक लंबी आह भरी, लेकिन अचानक उसे अपनी जांघ पर एक गर्म हथेली का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने झट से मेंग फैन का हाथ पकड़ लिया और अपनी आवाज धीमी कर ली। नहीं, मेरे माता पिता अभी भी यहीं हैं। उसने इसे दूर धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत मेंग फैन के सामने कुछ भी नहीं थी और उसकी बार बार परीक्षा ली गई। एक हल्की सी आह के साथ उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। छोटा लकड़ी का दरवाजा बहुत समय से नहीं खुला है। खोलो, 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 स्रोत खोलो और प्रवाह को रोको। धिक्कार है, उसे बलपूर्वक वश में किया गया था। बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? शेन की मां हैरान थी। शेन यानरान ने अपना सिर जोर से हिलाया, लेकिन मेंग फैन की ओर विनती भरी नजरें भेजती रही। लेकिन मेंग फैन का दिल अब और भी तेजी से जल रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें निजी मामलों से निपटने के लिए समय की तत्काल आवश्यकता है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, चाचा और चाची, आपका दरवाजा टूटा हुआ है, इसलिए आप इस घर में नहीं रह सकते। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे घर में आ जाए। मैंने फेंगुआ समुदाय के पश्चिमी इलाके में एक बड़ा घर खरीदा है। अरे, मैं इतना शर्मिंदा कैसे हो सकता हूँ? हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। दोनों बुजुर्ग व्यक्ति प्रसन्न हुए। कोई बात नहीं, मेरा घर बड़ा है और मेरे पास बहुत सारा सामान है। तुम दोनों से कोई परेशानी नहीं है। हम पड़ोसी हैं और यानरान और मैं अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हें यहाँ गिरते हुए नहीं देख सकता। वास्तव में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बुजुर्ग कृतज्ञता से भर उठे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेंग फैन, हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं जानते। हम यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकते, वरना हम आपको हर महीने किराया देते। कोई जरूरत नहीं, आपकी बेटी पहले ही भुगतान कर चुकी है। चुकाया गया। दोनों बुजुर्ग लोग असमंजस में पड़ गए और शेन यानरान का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। आपकी बेटी किराया है, लेकिन वह पहले ही किराया चुका चुकी है। उसे भविष्य में दिन रात इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने यही कहा। कितना शर्मनाक। आप दोनों बुजुर्गों को जल्दी से अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। मैं यानरान को सामान पैक करने में मदद करूंगी। ओह ठीक है। दोनों बुजुर्ग जल्दी में थे और उन्हें यह समझ नहीं आया कि उनकी बेटी को सामान पैक करने में मेंग फैन की मदद की जरूरत क्यों थी। मेंग फैन शेन यानरान को खींचकर बेडरूम में ले गया। उसने एक ही झटके में दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। अगले ही पल शेन यानरान को मेंग फैन ने दरवाजे से सटा दिया। चारों आंखें मिली और हवा का प्रवाह एक दूसरे को पार कर गया। पीछे से उसका सुंदर चेहरा चुटकी भरते हुए, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? हाँ, मुझे हर दिन तुम्हारी याद आती है। आपके माता पिता जल्द ही हमारे घर में रहने वाले हैं। मैं किराया अग्रिम रूप से ले लूंगा, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम बुरे हो। तुम इसे कैसे वसूलना चाहते हो? मैं इसे उसी तरह से एकत्र करूंगा जैसे मैंने पहली बार किया था। ये सुनकर शेन यानरान की आंखें पहले से ही पागलपन से लाल हो गईं। मेंग फैन को लंबे समय बाद दोबारा देखकर सिर्फ वही उत्साहित नहीं थी। शेन यानरान का शरीर भी मेंग फैन को पहली बार देखकर कांपने लगा था। वही मुद्रा, वही स्थान, वही व्यक्ति। मन की स्थिति पूरी तरह से अलग होती है। पहली बार उन दोनों के बीच मेंग फैन ने अत्याचार पूर्वक उसे बंदी बना लिया। अब मैं गहरे प्यार में डूबी हुई हूं और खुद को इससे बाहर नहीं निकाल सकती। शायद यही नियति है। वो पतिदेव, मुझे आपकी बहुत याद आती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था और उसे अपना सामान पैक करने में आधे घंटे से अधिक समय लग गया। उसी समय मेंग फैन और शेन यानरान दरवाजे से बाहर आ चुके थे। शेन यानरान ने प्रतीकात्मक रूप से अपने कपड़े बदले। उसका चेहरा संतुष्टि से लाल हो गया था। जाहिर तौर पर उसका पेट बहुत भरा हुआ था। मेंग फैन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, क्योंकि लू जियाकी ने ली होंग से प्रारंभिक पूछताछ करने के लिए अभी अभी एक संदेश भेजा था। इसलिए ली यानडोंग और लियू परिवार बाहर से सामान लेने के लिए फेंगुआ समुदाय से निकल गए थे। दरअसल इसी वजह से वे भाग निकले। मेंग फैन को याद आया कि पिछले जन्म में लियू परिवार के चारों जानवर घर में दुबके रहते थे और बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे मेंग फैन को मजबूर करते थे कि वह हर दिन उनके लिए खाना लेकर बाहर जाए। उसी समय संयोगवश मेंग फैन की नींद खुली, लेकिन उसे ली यानडोंग ने पकड़ लिया और एक पथ प्रदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे वह हर दिन भय की पीड़ा में जीती रही।
जब आखिरकार उसे बाहर खाना मिला तो उसका अधिकांश हिस्सा ली यानडोंग और बाकी लोगों में बांट लिया गया। घर लौटने पर बचा हुआ खाना लियू परिवार के 4 जानवरों में बांट लिया गया। अंत में उसके पास बहुत कम बचा था। लियू परिवार के 4 जानवरों से संतुष्ट न होकर उन्होंने अंततः लुओ तियान्यू के साथ मिलकर उन्हें जिंदा ही मार डालने की साजिश रची। ये सोचते ही मेंग फैन की आंखों में नफरत आग की तरह फैल गई। अगर मैं भाग जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अभी बहुत समय है। इसके अलावा क्या आपको सच में लगता है कि अगर मैं भाग जाऊं तो मैं आपसे निपट नहीं पाऊंगी? मेंग फैन के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने झट से एक मासूम सी मुस्कान बिखेरी और कहा, चाचा और चाची, चलिए चलते हैं। शेन यानरान को दूसरा कदम आगे बढ़ाने देकर मेंग फैन मुड़ा और अपने घर में प्रवेश कर गया। अंदर बहुत सारा सामान जमा था जिसे ली यानडोंग और बाकी लोगों ने ऊपर और नीचे से चुरा लिया था। मेंग फैन को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसने चिल्लाकर कहा, ऊपर और नीचे रहने वाले जिन पड़ोसियों का सामान ली यानडोंग और लियू परिवार ने चुराया है वे नीचे आकर अपना सामान वापस ले लें। मैंने दरवाजा तब खोला था जब ली यानडोंग आसपास नहीं था। भूख से पीड़ित पड़ोसी इस खबर से बेहद खुश हुए। भगवान की आंखें हैं। गलियारे में मची गड़गड़ाहट के बीच भीड़ बेतहाशा भागने लगी और हर कोई सामान लेने के लिए इधर दौड़ पड़ा। सभी ने मेंग फैन के प्रति आभार व्यक्त किया। मेंग फैन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जब सभी ने अपना सामान उठा लिया तो उसने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मैंने बहुत सारी तस्वीरें भी लीं। यह आगे चलकर बहुत काम आएगा।